अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खान और मैं हूं ज़रिया राजपूत। तो जनाब एक नई सुबह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और डेली हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ एक मैसेज लेकर आते हैं, तो हमने सोचा कि आज नाश्ते के हवाले से बात की जाए कि नाश्ता कितना इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन हाँ, जो लोग इसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं वो कभी मिस नहीं करते। अच्छी बात है, वो मिस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप नाश्ते को मिस करते हैं तो फिर वो जो एनर्जी डे के शुरू में ही आपको चाहिए होती है वो आपको नहीं मिल पाती है। और फिर डिपेंड भी करता है कि आप किस किस्म का नाश्ता कर रहे हैं। अगर आप लाहौर में रह रहे हैं, आप किस किस्म का नाश्ता करते हैं? मैं तो ओट्स खाता हूँ सुबह, और फिर जब शो से जाता हूं डेली बेसिस पे एक ही नाश्ता बोर नहीं करता? नहीं, वो हम चेंज करते रहते हैं ना। हम कभी नट्स वाला शेक पी लेते हैं, कभी हम ओट्स खा लेते हैं, कभी हम एग वाइट्स खा लेते हैं। तो अच्छा। उसको चेंज हम करते रहते हैं। फ्रेंच टोस्ट भी खाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ डाइट फूड ही चलता रहता है। तो मेरा ख्याल है तमाम किस्म के नाश्ते ट्राई करने चाहिए, लेकिन जो वो लोग एक ही नाश्ते पर टिक कर बैठ गए ना, लाहौरी नाश्ता, टिपिकल लाहौरी नाश्ता है, चाय पराठा, फिर हलवा पूरी है, तो वो मेरा ख्याल है कभी कभी इस तरह के नाश्ते करने चाहिए, क्योंकि ये फिर आपकी सेहत को इफेक्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। और वैसे भी ये बात बिल्कुल ठीक है कि सुबह सुबह जब आपके पेट में कुछ होता है ना, तो आपकी एनर्जी लेवल ही कुछ और होता है, वरना आप थोड़ा सा डाउन फील करते हैं। और स्पेशली हम जैसे लोग जिन्होंने आखिर स्क्रीन पर आप लोगों को एनर्जाइज करना होता है, तो मेरे ख्याल से सबको कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए। तो हम ये करेंगे, और प्रोग्राम में आगे चलकर इस हवाले से हम एक रिसर्च भी शेयर करेंगे कि जो लोग नाश्ता नहीं करते हैं उनको फिर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें वो मुब्तला हो सकते हैं। तो आगे चलकर इस पर भी मजीद बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। सियासतदानों की ताहयात नाअहली, सुप्रीम कोर्ट का बेंच कायम। नवाज, शहबाज, मरियम और कौन कहां से लड़ेगा, अहम फैसला। गदागरों ने पुलिस वाले को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। मिस पाकिस्तान और फिल्म एनिमल की शफीना शाह की न्यू पाकिस्तान में शिरकत। जी, तो ये टॉप स्टोरीज आपने जान ली और मेरे इशारे भी आपने ऑनर पकड़ लिए। एनीवेज, ये इट्स पार्ट ऑफ लाइव शो। बिल्कुल ऐसे होता है। तो आम इंतखाबात में कौन हिस्सा लेगा, कहां से हिस्सा लेगा, अब ये तमाम फैसले होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। तो नून लीग की क़यादत अपने पुराने हलकों से ही इलेक्शन में हिस्सा लेगी, जो कि एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था। नवाज शरीफ लाहौर के NA 130 और से भी इलेक्शन लड़ेंगे। जी, और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो वो लाहौर के NA 123 सूबाई असेंबली की निशस्त, जबकि मरियम नवाज NA 119 और इसे हल्के से सूबाई असेंबली की सीट के लिए भी जो है वो कागजात नामजदगी हासिल कर रही हैं। हरीफों और हलीफों ने भी इलेक्शन में हिस्सा लेना है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे, जिसमें मियां वाली लाहौर और इस्लामाबाद के हल्कों से उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए जाने का बताया जा रहा है। और इसके अलावा भी मुल्क की 3 बड़ी जमातों ने मुख्तलिफ बास की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का जो मुतालबा है उसको मुस्तरद कर दिया है। हामिद खान कह रहे हैं कि बास का ये मुतालबा किसके जानिब से सामने आया है। इन दिनों में नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग्स करते भी दिखाई दे रहे हैं, और इन मीटिंग्स में वो सारी बातें कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। और नवाज शरीफ ने भी कहा है कि हमारे इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वो चांद पर पहुंच चुके हैं, और एक हम हैं कि जो कि जमीन से नहीं उठ पा रहे हैं, जिन्हें बार बार जमीन पर ही लाकर बिठा दिया जाता है। तो अपने मुतल्लिक उन्होंने बात करते हुए कहा है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने इंकशाफ किया था कि उन्हें कहा गया था कि वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत नहीं देनी, इन्हें बाहर नहीं निकालना, इन्हें जेल में ही रखना है, वरना हमारी जो 2 साल की मेहनत है वो फिर जाया हो जाएगी। तो दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद का मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहयात नाअहली से जो मुतालिक अदालती फैसले हैं और इलेक्शन एक्ट में तजाद के बारे में जो हतमी फैसले हैं उसके लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील देते हुए अखबारात में इश्तिहारी भी जारी
किया गया है। अब इस केस से कुछ बड़े सियासतदानों की किस्मत का फैसला जुड़ा हुआ है। देखना यह है कि इनके आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की राह हमवार होगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार हसन अयूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हसन साहब, आपके वक्त के लिए इंतखाबात का बिगल बच चुका है, तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो अभी इत्तलात सामने आ रही हैं, मुतालबा किया जा रहा है मुख्तलिफ बार्स की जानिब से कि उनको तब्दील किया जाए। फिर हामिद खान साहब भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मकसद तो कुछ और लग रहा है। आप इस तमाम तर मामले को किस तरह से देख रहे हैं? ऐन वक्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली का जो मुतालबा है। देखिए जी, ये बड़ा अफसोसनाक है, यानी ये वक्त नहीं है, टाइमिंग बड़ी गलत है, क्योंकि जब हल्का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा था तो हल्का बंदियों के ऊपर एतराजात का एक वक्त भी इसमें दर्ज होता है। तो उस वक्त के ऊपर तो पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से कोई एलामिया सामने नहीं आया। लेकिन अब जबकि इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका है और इस मौके के ऊपर एक ही रोज में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल, और याद रखें कि पाकिस्तान बार कौंसिल 1 लाख से जायद जो नुमाइंदा वकला की तंजीम है, उसकी जानिब से यानी इस किस्म का एलामिया जारी करना इंतहाई यानी तशवीशनाक भी है, क्योंकि 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी का मुतालबा यानी ये समझ से बालातर है। दूसरी चीज ये है कि एहसन भोन साहब जो हैं, उनके अपने कुछ एतराजात हैं, कुछ अपना वो हाफजाबाद के हवाले से चाहते थे कि एक नशिस्त फालतू हो ताकि वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें। तो इस पर उन्होंने यानी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, वो उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क सऊदी अरब थे। तो उनकी एब्सेंशिया के अंदर यहाँ से ये प्रेस रिलीज जारी हुई, जबकि फिर शहजाद शौकत साहब ने यानी सऊदी अरब से अपना बयान जारी करवाया कि वो इसकी हमायत नहीं कर रहे, जो कि खुद प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। जहां तक बात करें पाकिस्तान बार कौंसिल के एलामिया की, तो उसमें इतनी बड़ी गलती है कि उसमें ये बयान किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का ताल्लुक जेलम से है, हालांकि उनका ताल्लुक है वो सरगोदा से है। यानी इतने तदादात, इतनी बड़ी एक वकला की तंजीम है और उसका जो है वो उसकी नुमाइंदा तंजीम इस किस्म की गलतियां कर रही है, ब्लंडर्स कमिट कर रही है। तो ये एक सिचुएशन है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बरतरफ नहीं होने जा रहे, और अब जो वकला के अंदर इतनी बड़ी डिवीजन आ चुकी है कि जो इन्होंने ऐलान किया है कि हम वकला आएंगे, तो ऐसी कोई तारीख चलने नहीं जा रही। ठीक। अच्छा हसन अयूब साहब, एक तरफ आपने कहा कि इससे तो कोई इतना बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं कि जिससे लोगों की सियासत और मुस्तकबिल में डेंट जरूर पड़ सकता है। देखिए ना, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई की किस्मत का फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बेंच बन चुका है। अगर ये 2 बड़े सियासतदान जो हैं वो ना अहल करार दिए जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ सकते अपनी सियासत को लेकर, तब आपको क्या लगता है कि इलेक्शन पर इसके क्या नताइज मुरतब होंगे? देखिए, बात यह है कि एक तो जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो ताहयात नहल नहीं है, उनकी नहल मुद्दत 5 साल है, और जो ताहयात नहली है वो तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या जान खान है जो पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्ते आला हैं। तो इन 2 शख्सियात के ऊपर तलवार तो जरूर लटक रही है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन की मैक्सिमम पेनल्टी है वो 5 ईयर्स जो है वो कह दिया गया है। तो ये भी कानून का तो हिस्सा बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो कानून की हैसियत का रहा होता है। तो इस वक्त यानी 2 कवानीन ऐसे हैं इस मुल्क के अंदर कि एक कहता है कि नाहली की मुद्दत ताहयात है और दूसरा कानून कहता है यानी अदालती फैसला कहता है कि ये, और इलेक्शन एक्ट का जो कानून है वो कह रहा है कि ये मैक्सिमम जो इसकी डिस्क्वालिफिकेशन है नाहली की मुद्दत 5 साल है। तो इसी जो अभाम को दूर करने के लिए 2 जनवरी को चीफ जस्टिस की सरबराही में ये 7 मेंबर बेंच बैठेगा, और मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूं क्योंकि जजेस ने ऑलरेडी अपने रिमार्क्स के अंदर इवन के जो साबिक चीफ जस्टिस से जिनका ही ये फैसला है 62(1)(f) के तहत नाहली की मुद्दत को ताहयात करार देना, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो अपनी जो राय है वो तब्दील कर दी थी फैसल वाडा के केस में, और उनके रिमार्क के जो ताहयात नहली है ये पॉलिटिशियन के लिए डेथ पेनल्टी है। तो डेथ पेनल्टी जो है वो अब ये नहीं देना चाह रहे सियासतदानों को। तो ये बात आप बिल्कुल जो है ना वो 100% अश्योर हो जाए, और हमारे जो आपके व्यूअर्स हैं उनको भी बता रहा हूं कि ये ताहयात नहली तो बरकरार रह ही नहीं सकती, क्योंकि नाहली किसी भी मुल्क में ताहयात होती ही नहीं है। तो ये तो हमारे जो मोहतरम साकिब निसार साहब और ये जस्टिस उमरता बंदयाल थे, इन्होंने ये उस वक्त एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बन गए और उन्होंने ऐसा फैसला दिया जो कि खिलाफे आइन है, और आइन की रूह में भी किसी की भी नाहली ताहयात नहीं हो सकती। देखिए, एक रिमार्क्स थे
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के, उन्होंने कहा कि संगीन गद्दारी का मुर्तकिब शख्स, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन रखी गई है 5 साल। तो फिर एक आदमी जिसने झूठ बोला है या जिसने नमाज नहीं पढ़ी, तो उसको किस तरीके से आप ताहयात नाअहल कर सकती हैं? तो ये बड़े फंडामेंटल क्वेश्चन रेज किया था जो इस बेंच के सरबराह हैं, जो इस केस की समाअत करेंगे 2 जनवरी को। ठीक है असद साहब, चेयरमैन पीटीआई की अगर बात करें बैरिस्टर गौहर साहब की और अली जफर साहब की, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि पीटीआई की जो फैसला साजी है उस पर बानी पीटीआई का इख्तियार खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने देखा जिस तरह सुमैर नियाजी की दरख्वास्त थी उसने तो यही तासुर दिया था कि बानी पीटीआई अब बॉयकॉट करना चाहते हैं इलेक्शंस का। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि देखें, अगर वो बायकॉट करना चाह रहे होते तो वो दोबारा फिर बैरूनी साजिश और रजीम चेंज का चूरन क्यों बेच रहे होते? बड़ा एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। यानी उसके बाद आपने अपनी एक पीआर फर्म जो है वो अमेरिका में हायर की ताकि उनके ताल्लुकात अच्छे हों। फिर जब इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं तो फिर कहते हैं कि मैं डोनाल्ड नूक और जनरल बाजवा को जो है वो कटहरे में खड़ा करूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश हुई और रजीम चेंज हुई और मुझे हुकूमत से निकाला गया और मेरे खिलाफ ही मुकदमा चलाए जा रहे हैं साइफर वाला। तो भाई क्वेश्चन तो बड़ा फंडामेंटल था कि साइफर तो या तो उन्होंने जो लाखों के मजमे में, जो वो कहते थे लाखों का, हम कहते हैं हजारों, चलो उनकी बात मान लेते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर लाखों का मजमा था, तो लाखों के मजमे में जो उन्होंने कहा कि ये वो खत है जो अमेरिका से आया है, यानी वो साइफर का वो उसको करार दे रहे थे। तो अगर तो उन्होंने ये सच बोला था और वाकई लहरा दिया था तो फिर तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उनके ऊपर इंपोज होता है कि उन्होंने लहराया भी और उसके मंदरजात भी पड़े। और दूसरा, अगर वो नहीं था, अगर वो साइफर नहीं था और लाखों के मजमे के अंदर ही उन्होंने झूठ बोल दिया और वो खाली कागज, जो अभी का उनका मौका है कि जो खाली कागज लहरा दी है, तो तब भी उन्होंने लाखों के मजमे के सामने गलत बयानी कर दी। तो हर 2 सूरत में एक साइड पर तो वो गलत है ना जी। तो बात ये है कि अभी मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई इस वक्त फरार चाहती है। इंतखाबात तो वो चाहते हैं, और लेकिन इंतखाबात में वो उनका डिमांड है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो उन्होंने ही देनी है जिनके ऊपर उन्होंने हमला किया था। यानी 9 मई को जब आपने रियासत पाकिस्तान पर हमला किया, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड आपको रियासत पाकिस्तान से ही मिलनी है। और ये इसके हसूल के लिए उनके जो यानी बानी चेयरमैन के अलावा जो दीगर क़यादत है, उनको अभी से जो है वो काम करना होगा। अदरवाइज उनको अगर समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ से ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं। सही। तो हसन अयूब साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, आपने कहा ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान या फिर नवाज शरीफ बजाते सियासतदान वो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। यही बहुत बड़ा अलमिया रहा है हमारी सियासी जमातों का कि उनकी लड़ाइयाँ अगर बहुत बड़े महाज पर जाकर खुल जाए तो फिर उनका जो मुस्तकबिल है वो तारीख हो जाता है। अगर सियासतदान आपस में बैठ के मामलात के ऊपर कोई ना कोई बेहतरी का हल निकाल लें तो हम क्या कहते हैं, आम जबान में से सुनते आ रहे हैं कि ये मुकमुका है, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे बार बार कहती रही है। तो आपको लगता है वो मुकमुका की सियासत का इल्जाम बार बार लगाने के बाद अब खुद पीटीआई को भी ये मालूम हो चुका होगा कि ये मामलात, ये मसले खुद से ही सियासतदान हल करने तो बहुत ज्यादा बेहतर है, वरना अगर कहीं और की तरफ आप देखेंगे तो फिर डेफिनेट सी बात है वहां पर कभी कोई माइनस है तो कभी कोई प्लस है। देखिए जरिया, बात ये है कि सियासतदान जो होते हैं वो बंद गली से रास्ते तलाश करते हैं। आप ये देखिए, जब बेनजीर जो है शहीद हुई थी, बेनजीर भुट्टो साहिबा, तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया था। नवाज शरीफ साहब को भी जब निकाला गया तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन किसी एक जमात ने भी, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज हो, उन्होंने रियासत पाकिस्तान के ऊपर या कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला नहीं किया। उन्होंने जो है वो हमजा कैंप के ऊपर हमला नहीं किया। उन्होंने आईएसआई के दफातर पर हमले नहीं किए, पथराव नहीं किया, जीएचक्यू के दरवाजा तोड़ के अंदर को दाखिल नहीं हुआ। तो जब आपने इस किस्म के जो यानी आप क्रिमिनल ऑफेंसेस आपके ऊपर आ चुके हैं, तो मुद्दई तो फिर अब रियासत पाकिस्तान है ना, आपकी एस्टेब्लिशमेंट है। जब आपने वहां पर जलाओ घेराव किया है तो आपने सुलह किससे करनी है? आपने सुलह नवाज शरीफ से नहीं करनी, आपने सुलह जो है वो जो आसिफ अली जरदारी से नहीं करनी। मुकमुका वाला तो सवाल तब होगा ना कि जब वो कुछ सियासतदान के पास कुछ देने के लिए कुछ होगा। ये तो इनका अपनी जो इनकी लीडरशिप है, इनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी होगी और किसी तरीके से रियासत को ये बताना होगा कि जो हो गया वो हो गया। एक तो पहली चीज कि इन्हें अपनी इस हरकत के ऊपर माफी मांगनी होगी। जब तक वो एहसास नहीं करेंगे कि हमसे गलत हुआ या ये हमारी गलती थी, तो तब तक तो बात आगे चल नहीं सकती। तो आज तक कभी भी इन्होंने अपनी गलती तो जो ये लोग तस्लीम नहीं कर रहे। कभी कहते हैं कि वो हमारे लोग हैं, कभी कहते हैं वो हमारे लोग नहीं है। अगर तो वो आपके लोग हैं
तो फिर आप कहें जी कि हमारे लोगों से भी गलती हुई और हमसे भी गलती हुई, और अगर वो आपके लोग नहीं है तो फिर परेशानी क्या है कि वो गिरफ्तार हो रहे हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात ना, अगर 9 मई वाले पीटीआई के लोग हैं तो फिर तो आप ये तस्लीम करेंगे आपकी गलती है और आपके लोगों से गलती होगी है, और अगर वो 9 मई वाले जो गिरफ्तार हुए हैं वो पीटीआई के लोग नहीं है तो फिर आपको टेंशन क्या है, फिर आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो मुयस्सर है आपको। लेकिन हसन साहब यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बानी पीटीआई अब जेल में मौजूद हैं तो उनका जो स्टांस है, उनका जो नैरेटिव है, बयानिया है, वो शायद तब्दील हुआ होगा, लेकिन जैसे ही कुछ सहाफियों से उनकी मुलाकात होती है वो फिर से वैसे ही गरजते हैं, वैसे ही बरसते हैं। तो इसका मतलब कुछ नहीं सीखा और वो बिल्कुल भी वापसी का इरादा नहीं रखते हैं। जी, बज़ाहिर तो ऐसे ही नजर आ रहा है। और देखिए बात यह है कि इस वक्त हमारी अफवाज जो हैं वो हमारा डिफेंस है, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की दाखिली और खारजी सलामती के लिए हमारी जो अफवाज है, हमारी सपा है, उसने जो है कभी भी दरेग नहीं किया अपनी जान कुर्बान करने से। तो ऐसी जो अजीम फौज है उसके ऊपर जो हमलावर लोग हुए हैं, तो क्या उनके साथ जंग जो है वो लड़नी चाहिए? क्या उनके मुखालिफ ऐसा बयानिया बनाना जो है दुरुस्त होगा? आपने उनको जो है कभी जानवर कहा, कभी मीर सादिक, कभी मीर जाफर कहा, कभी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कहा, कभी आपने इस तरह की बातें की, कभी आपने जो है वो एक डीजीसी के ऊपर जो फाइज एक शख्स है उसको अपने ऊपर हमले में विदाउट एनी एविडेंस आपने उनको कत्ल का, ये इक़दाम कत्ल के मुकदमे के अंदर जो है मुलव्वस करने की कोशिश की। तो ये मुनासिब रवैये नहीं है। आपने अगर अपनी इस्लाह करे, जब तक नहीं करती तहरीक इंसाफ, तो तब तक उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। देखिए अनवार साहब, जब तक तहरीक इंसाफ ने अपनी इस्लाह नहीं करनी तब तक वो दीवार से टकरे मारते रहे, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी। अगर वो अपनी इस्लाह करेंगे, देखें कल भी आप देखें ना कि वो बलोच सेपरेशन के लिए काम करने वाला शख्स, वो सरफराज मुंगलजई, वो उसने हथियार डाले रियासत के सामने तो रियासत ने उसको वेलकम किया। देखिए हमारी जो कौमी धारे में कोई भी आना चाहे वो ऐसा है कि जो स्टेट को नहीं मानता, जो कहता है कि जी मुझे सेपरेशन चाहिए, वो ऐसे शख्स को भी अगर रियासत वेलकम कर लेती है और हथियार अगर वो डाल दे तो उसको गले से लगा लेती है। तो यही देखना होगा कि सियासी अमल, सियासी तकाजा इस बात का मुतकाजी है सियासत हमारी कि उनको रियासत पाकिस्तान के साथ जो है वो अपनी सुलह करनी होगी। रियासत पाकिस्तान को बताना होगा कि हमसे गलत हो गया, अपनी गलती का एतराफ करना होगा, और यकीनन फिर रियासत पाकिस्तान उनको गले लगा लेगी। लेकिन अगर लड़ाई करने का बहुत शौक है तो फिर अदालतें मौजूद हैं, जाएं अदालतों में लड़ें फिर अपने केसेस। अच्छा हसन अय्यूब साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे थे ना, चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये मैसर होती हमें अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन जिन्हें मिल गई है आपको लगता है कि वो स्वीप कर पाएंगे? मैंने भी देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कागजात नामजदगी जो है वो हासिल कर लिए हैं, मरीम साहिबा ने भी हासिल कर लिए, हमजा शहबाज ने भी हासिल कर लिए हैं। इनमें से नवाज शरीफ साहब का भी एक हल्का ऐसा है, और जहां पे मेरा जानने का इत्तेफाक हुआ, मैं प्रीवियस एक चैनल में काम करी थी तो एक आउटडोर मेरा प्रोग्राम था, तो जब मैं वहां पर गई हूँ ग्वाल मंडी के इलाके की तरफ भी, तो लोग सख्त नाला हैं। लोग कैमरे के ऊपर आकर तो बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन कैमरे के पीछे वो जिस तरीके से अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे वो देखने से ताल्लुक रखता था। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर सीनियर लीडरशिप मंजर यहाँ पर नहीं है तो वो कारकुना जो कि इस वक्त जेलों में है, मैं सनम जावेद के हवाले से भी बात कर रही हूँ, वो भी, उनके वालिद साहब भी जो है ना वो कागजाती नामजदगी हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं और मुमकिन तौर पर वो हासिल कर भी लेंगे। ये कुछ खबरें सामने आ भी रही हैं, जमा भी करवाएंगे। आपको लगता है कि एक टफ कंपटीशन तो जरूर होगा, कोई इतना आसान नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्टेबल्स के साथ सियासत करना फॉर दिस टाइम नाउ? देखिए बहुत अच्छी बात है, यानी इंतखाबात में मुकाबला अगर ना हो तो मजा ही नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन में हर एक शख्स का जो पाकिस्तानी शहरी है और पाकिस्तान का कानून अगर उसको क्वालिफाई करता है तो उस शख्स को इंतखाबी अमल में अगर वो उसका हिस्सा लेने की ख्वाहिश है तो उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए, कोई रुकावट उसके रास्ते में हाइल नहीं होनी चाहिए। और अगर सनम जावेद साहिबा आज तक कन्विक्ट नहीं है और वो अगर इंतखाबी अमल का हिस्सा बनना चाह रही है, उनके वालिद साहब भी कर रहे हैं, तो इट्स अ हेल्दी साइन, उनको इलेक्शन लड़ना। अब बात याद आपने बात की ग्वाल मंडी के हवाले से, तो मैं ग्वाल मंडी के इलाके में तो नहीं गया लाहौर के अंदर, लेकिन मैंने यानी आप ये देखें कि एमएम आलम रोड के ऊपर मैंने डीएचए और इन हलकों में मैं गया हूं, तो आप जरिए आप यकीन कीजिएगा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे 70% लोग ऐसे थे जिनको कोई उम्मीद नहीं है कि कोई भी जो शख्सियत है, पॉलिटिकल शख्सियत, वो अगर बनी भी वो कहते हैं कि
अपने बच्चों का रोजगार खुद कमा रहे थे, हम फिर कमाएंगे, जो भी आएगा। अग्री, ऐसा ही है लोग हैं। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए कि बिटवीन मुस्लिम लीग नवाज एंड पीटीआई, तो इनका बड़ा टफ कंपटीशन जो है वो मुझे कम से कम जो है वो दिखने में नजर आया है। तो अगर आप बात करें तो ये तो वो इलाके थे जो कि साबिका पहले यानी 100% पीटीआई के इलाके थे। और अगर अभी आप ग्वाल मंडी की बात कर रही हैं, तो ग्वाल मंडी में तो कल एक सर्वे किया है एक मेरे दोस्त ने, तो वो तो बता रहे हैं कि वहां पर तो पीटीआई काफी पीछे है। ये अब शायद आप पुरानी बात कर रही है नवाज। नहीं सर, ये इतनी पुरानी बात नहीं। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं नवाज शरीफ की वापसी से पहले की बात हो सकती है, गालिबन 2.5 से 3 माह पुरानी बात है। जी, तो नवाज शरीफ की वापसी के बाद कुछ सूरत हाल बदल चुकी है मुस्लिम लीग नवाज की। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ऑन ग्राउंड, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया यानी तमाम सियासी जमातों से लोगों की दिलचस्पी बहुत कम हो चुकी है। 70% के लोग कहते हैं जी कि हम पहले भी अपने बच्चों के लिए रिस्क खुद कमाते थे, अभी भी खुद कमाएंगे, जो भी आएगा महंगाई करेगा। बिल्कुल ऐसी आवाम का तो यही मानना है। और हमने देखा भी जिस तरह से 16 माह की गवर्नमेंट पीडीएम करके गई है, और वही पीडीएम अब आवाम से कह रही है, पीपल्स पार्टी की सूरत में, मुस्लिम लीग नून की सूरत में, वो दोबारा से अलग हो चुके हैं और दोबारा से एक दूसरे पर बातें करने का सिलसिला भी जारी है। और इसी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि पीटीआई ये कह रही है कि उनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। तो ये भी इल्जामात हरगिज़ आम नहीं है। आप समझते हैं इलेक्शन तो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, लेकिन फिर शफाफ होंगे नहीं होंगे, ये भी तो एक सवालिया निशान है। देखिए, मैंने अनवर साहब यही रिक्वेस्ट की थी, आपको बताया था कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड ना नवाज शरीफ ने देनी है ना इलेक्शन कमीशन। जिन पर हमला किया है ना, उनके साथ अपने ताल्लुकात दुरुस्त करें। देखिए, ये हमने देखा ना, यानी हमारे लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। हमारी मेमोरी है 2017 से लेकर, हम कहते हैं जी कि 2023-24 में जो है ये क्या हुआ। तो इसमें जाए ना, 2017-18 में जाएं आप देखें कि क्या नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था। तो वो उस वक्त उनके साथ भी यही हो रहा था, यानी उनके लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा था, अदालतों में तलब किया जा रहा था। महकमा ज़राअत, आपको याद होगा, बड़ा मशहूर एक इस्तेलाह हुई थी, महकमा ज़राअत में पानी चोरी के पर्चे हो रहे थे। अब पानी चोरी के पर्चों के ऊपर बंदे को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा था। फिर उनको पकड़कर उनको आखिरी दिन में कहा गया जी कि आप इंतखाबी निशान वापस कर दें, शहर का टिकट वापस कर दें। टिकट वापस हो गए। टिकट वापस होकर उन लोगों को जीत के इंतखाबी निशान के ऊपर इंतखाबात लड़ाए गए। तो बात सुने, बात ये है कि ये कोई नई चीज नहीं है। पहले इसका विक्टिम थी मुस्लिम लीग नवाज, आज इसकी विक्टिम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। लेकिन फर्क ये है कि मुस्लिम लीग नवाज ने रियासत पर हमला नहीं किया था। ये 9 और 10 मई को जिन लोगों ने रियासत पर हमला किया है, तो इनका जुर्म बहुत बड़ा है। इनका जुर्म बहुत बड़ा है और इनके खिलाफ वो कार्रवाइयां नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए थी। क्योंकि मैं अपनी अफवाज के ऊपर हमला करने वालों को जो है वो मुहब्बे वतन नहीं समझता, मैं नहीं उनको पसंद करता कि, और इसी की वजह से आप ये देखें कि जितने सर्वेज हो रहे हैं, 90 से 95% जो लोग हैं वो अफवाज के ऊपर इत्मीनान का इज़हार करते हैं और अपनी अफवाज से प्यार करते हैं। तो जब 95% लोग अफवाज के साथ खड़े हैं, तो अफवाज के ऊपर हमला करने वालों की मकबूलियत फिर सोशल मीडिया के ऊपर ही है, जो कि बॉट्स के जरिए है और जो कि जो है बरतानिया अमेरिका के जरिए है। तो पाकिस्तान के जो रहता है उसकी मोहब्बत हमारे अफवाज और हमारे सिपाह और हमारे जो इदारे हैं उनके साथ है। ठीक, हसन अयूब साहब, एक और स्टेटमेंट है जिसके ऊपर आपका कमेंट लेना हम जरूरी समझते हैं कि एक वक्त था जब मुल्क में तलबा तंजीमें थी और उस पनीरी से तलबा यूनियन से नौजवान पार्लियामान तक पहुंचे, और पीपल्स पार्टी की बड़ी उम्दा मिसाल है। पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद 45% है और उनकी नुमाइंदगी पार्लियामान में होनी चाहिए। फरदुल्लाह बाबर साहब की तजवीज है, उनकी स्टेटमेंट है, किस कदर काबिले अमली आपको नजर आ रही है? वैसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद चाहती हूं कि एक लंबा अरसा हुआ मेरी स्टूडेंट लाइफ भी खत्म हो गई है, लेकिन हमने नहीं देखा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को उस तरह से परवान चढ़ाया गया हो। अच्छा, आई वाज लकी एनफ, आई वाज इन लंदन, सो लंदन में पढ़ता था, तो वहां पर हमारी स्टूडेंट यूनियन जो है वो बड़ी इफेक्टिव थी। तो ये होने चाहिए, पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसा ही है। यानी इसमें आप ये देखें कि स्टूडेंट यूनियन से जो लीडरान निकले हैं, यानी जावेद हाशमी साहब, आप ये देखें शेख साहब, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो बड़े मंजे हुए जो है वो कमर ज़मान कारया साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, कमर ज़मान कारया साहब, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर अपना जो है नाम भी पैदा किया। और इनकी जो नर्सरी थी जहां से इन्होंने अपनी जो है वो सियासत का आगाज किया, वो तो स्टूडेंट यूनियन थी। तो यकीनी तौर के ऊपर स्टूडेंट यूनियंस का बड़ा इफेक्टिव रोल होता है, और ना सिर्फ स्टूडेंट यूनियन को भी बहाल होना चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क में जो बल्दियाती इदारे हैं इनको मजबूत करने की जरूरत है। देखिए, आप ये देखें कि जितनी, यानी अगर आप यूएई में चले जाएं जहां पर जमहूरियत नहीं है, तो वहां पर भी बल्दिया जो है वो बड़ी स्ट्रांग है।
और बल्दिया की ही जो है वो तमाम काम कर रही होती है। इस तरह आप बाहर चले जाएं तो बरोज या कौंसल्स होती हैं, तो हमारे यहाँ जो यूनियन कौंसिल है वो जिनके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है। तो ये बेसिक अगर हमने यानी 18वीं आईनी तरमीम की और उसके जरिए सूबाई खुद मुख्तारी दी, सूबों को खुद मुख्तारी दी, तो इसी तरह हमें इजला को और अपनी यूनियन कौंसल्स को और यूनियन कौंसल्स को भी खुद मुख्तारी देनी होगी, तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। देखिए, सड़कें बनाना जो है वो अगर नेशनल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का काम है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, तो इसलिए गलियां बनाना ये काम MNAs का नहीं है। ये गलियां बनाना जो है ये काम कौंसल्स का है, ये आपकी बरोज का है, यूनियन कौंसिल का, तहसील कौंसिल का काम है। फिर आपने जो तरक्याती स्कीमें देती हैं ये MNS से MPS से वापस देनी चाहिए और ये कौंसिल को ये देने चाहिए। ये सारी फंड्स जो हैं थ्रू यूनियन कौंसिल, तहसील कौंसिल और जिला कौंसिल या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जरिए इन फंड्स की तकसीम होनी चाहिए, ताकि वो रियल रिप्रेजेंटेटिव है ग्रास रूट के ऊपर, उनको मालूम है कि किसकी क्या जरूरत है और कहां पर डेवलपमेंट सबसे पहले जो है वो नागुज़ीर है। तो हमारे ये देखते हैं कि वोट कहां पर जाता है तो वहां पर डेवलपमेंट के लिए फंड दे देते हैं, तो ये बड़ा अफसोसनाक। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार हसन अयूब साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे न्यू पाकिस्तान। तो जनाब, इंतखाबात का बेगल बच चुका है और इस वक्त जितनी भी इस वक्त सीनियर सियासी जमातें हैं वो अपने अपने कागजाती नामजदगी हासिल करने के लिए हमें नजर आ रही हैं, खासी तगदो में नजर आ रही हैं। लेकिन ऐसे में सिचुएशन जूं करीब आती चली जाएगी आम इंतखाबात के अनवार, हम ये देखेंगे आगे चलकर कि लोगों की जो शोला बयानी है उसमें खास हद तक इजाफा होता चला जाएगा और फिर नवाज शरीफ साहब अपने पर होने वाली तनकीद और अपने पे शिकवे जो शिकायत पे जो कर हो गुजरी है उसके हवाले से कैसे बात ना करें, तो इम्पॉसिबल सी सिचुएशन नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है और इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून आसिफ किरमानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नवाज शरीफ साहब, हम देख रहे हैं बार बार पार्लिमानी बोर्ड में मुसलसल सिस्टम के हवाले से और जो माजी में ज्यादतियां की गई हैं उस हवाले से बात करते दिखाई दे रहे हैं, गिले शिकवे भी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, वो पाकिस्तान को डीरेल करने वाले वाकयात की निशानदही तो कर रहे हैं बट इसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं 3 बार और चौथी बार आपकी जमात ही कह रही है वही वजीर आजम होंगे, चौथी बार भी आ जाएंगे तो इसी सिस्टम में शामिल होंगे। इस सिस्टम को किस तरह से बदलेंगे? और सवाल यही है कि 3 बार इस सिस्टम को क्यों नहीं बदल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अनवार साहब और जरिया बीबी, आपने तो सुबह सुबह मेरे पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए और कई सवालात इकट्ठे दाग दिए मुझे। कोशिश करता हूं कि आपके सवालात का जवाब दे सकूं। देखिए, गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब जो भी बात कर रहे हैं, चाहे वो गुजरांवाला के जलसे में की उन्होंने कुछ नाम लिए, उसके बाद तवातर से वो निशानदही जरूर करते रहे हैं और वो कोई ये नहीं कह रहे कि भाई मैंने किसी से कोई ज़ाती इंतकाम लेना है। और कई दफ़ा वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी उनके साथ जो ज्यादतियां हुई, जो जुल्म नाइंसाफी उनके खानदान के साथ झूठे केसेस बनाए गए और अब तो अदालतों ने उनको बाइज्जत बरी किया। तो देखिए, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि वन कैन फॉरगिव बट वन कैन नॉट फॉरगेट। जो अच्छी मेमोरीज होती हैं वो भी आपकी एक जिंदगी का हिस्सा बन के रह जाती हैं और बैड मेमोरीज भी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, नवाज शरीफ साहब के साथ मैंने साल हर साल उनको असिस्ट किया है कि नवाज शरीफ साहब एक बहुत मासूम आदमी है, वो कोई मुंतकिम मिजाज आदमी नहीं है। रह गई जहां तक आपकी बात कि जी जो मामला जौन से हैं उनको पहले क्यों नहीं एड्रेस किया। देखिए, मियां साहब की हमेशा ये कोशिश भी रही और ख्वाहिश भी रही और अब भी है कि तमाम जो इदारे हैं इस मुल्क के, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपने अपने आइन और कानून के दायरे में मैंडेट में रहकर काम करना चाहिए। ये उसको कभी उनका अल्फाज का चुनाव में हो सकता है आगे पीछे हो जाता हो, लेकिन बुनियादी तौर पर वो ये चाहते हैं कि एक सिविलियन, अगर आप इस मुल्क में फैसला कर लीजिए, अगर तो हमें यहाँ एक डेमोक्रेसी चाहिए तो फिर तो वहाँ सिविल सुप्रीमेसी और डेमोक्रेसी जौन सी है वो साथ बसात होते हैं। तो उनका सिर्फ इतना मुतालबा होता है कि भाई इस मुल्क को आपने जितना नुकसान पहुंचा 2017-18 तक चले बात कर लें, इलेक्शन से पहले शाहिद खाकान की गवर्नमेंट तक भी, कि आप खुद फैसला कीजिए कि पाकिस्तान में महंगाई
कंट्रोल में थी, सी पैक आ चुका था, और नवाज शरीफ को वक्त कितना मिला जरा देखिए। 2013 में हम आए तो हमें एक जज साहब ने नहीं चलने दिया, उसके बाद वो जाते हैं तो धरने आ जाते हैं, और 2015 और 1 साल और शायद 6 महीने और जिसको में नवाज शरीफ को यकसुई के साथ सुकून के साथ काम करने दिया गया, जिसमें उसने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की, दहशतगर्दी का खात्मा किया, कराची को जराइम से पाक किया, बलूचिस्तान को कौमी धारे में लाया, सी पैक लाया। तो एक ये तो 1.5 साल के अरसे में उसकी कारकर्दगी थी। लेकिन अब क्या किया जाए कि अनफॉर्चुनेटली उनका यही गिला है कि उनका जाती नुकसान जो हुआ वो उसको तो अल्लाह पे छोड़ चुके हैं उसका मामला, और अल्लाह ने उन्हें सुरखरू भी किया है। असल मामला जो है वो ये है जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ। आज देखिए ना, जिन लोगों के लिए मुल्क बना था, गरीब और मिडिल क्लास के लिए, उनके आज के हालात देख लीजिए और 2013 से 17 तक के हालात देख लीजिए। आज आप बिजली के बिल अदा करने से कासिर है एक मिडिल क्लास और गरीब, जिसके लिए जिन्ना साहब ने ये मुल्क बनाया था। आज बच्चों की तालीम जो है वो इतनी महंगी हो चुकी है, प्राइवेट सेक्टर तो दूर की बात है, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। बिजली का बिल दें, अपने घर का चूल्हा जलाएं या अद्वियात खरीदें अपने वालिदैन के लिए। तो ये जब आप कंपैरिजन करते हैं तो ये मियां साहब का एक जो नैरेटिव है कि भाई ये क्यों कम से कम बताया तो जाए कि जब अदालतों में केसेस भी अब साबित हो गए कि नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस थे, तो फिर वजूहात क्या थी, क्यों अच्छे भले चलते? यहाँ पे ना एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी आती है। आपका गिला अपनी जगह बिल्कुल जायज है बतौर सियासी जमात के रहनुमा के, आप लोगों को 3 बार वजारत उस्मा मिली जरूर है, लेकिन वो कम टेन्योर के लिए मिली है। लेकिन सवाल वहीं पर आता है कि जब कोई भी वज़ीर आज़म अपना दौर कंप्लीट नहीं कर पाता तो पॉलिसियों में हम देखते हैं तसलसल नहीं आता, जिसकी वजह से इकोनॉमी का भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। यही वजह हमने देखी है कि अभी जो हुकूमत खत्म हुई, फिर 16 माह की हुकूमत आई, फिर अब नई हुकूमत बनने जा रही, तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी जमात के अंदर भी ये शशोपंज है कि हमारी हुकूमत भी आखिर कब तक चलेगी। और अगर ये मखलूत हुकूमत भी कायम होती है तो आपको लगता है कि एक बेहतरीन पॉलिसी के साथ कोई आप एक मौशी पॉलिसी के साथ आगे चल सकते हैं, क्योंकि फिर 4 उसके 3 उसके 2 उसके इसके साथ अगर आपने विफाक में अपनी हुकूमत बनानी है तो फैसले किस तरीके से लिए जाएंगे? ये बड़ी आपने जरिया भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट आपने ये हाईलाइट की है चीज। दरअसल बदकिस्मती से पाकिस्तान में बिलखसूस 50s की दहाई से यहाँ एक पावर पॉलिटिक्स ने जन्म ले लिया, और वो पावर पॉलिटिक्स जो सी थी वो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ क्लब होती गई मनीड पॉलिटिक्स भी। यानी कि मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि जब जिन लोगों के लिए तो ये मुल्क बना था वो तो सिर्फ वोट देने के लिए उनको लाइन में लगने की सहूलत है, लेकिन इस मुल्क का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसकी गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, वो जो है वो 2% अशराफिया के हाथ में आ गई है। और ये जो पावर पॉलिटिक्स है फिर जो इसका शाखसाना होता है वो हमने पहले भी भुगता है, अब भी भुगत रहे हैं, और मैं नहीं चाहता अल्लाह ना करे कि आइंदा भी भुगतें। इसलिए अब इट्स अ हाई टाइम नाउ कि जो इस मुल्क के रियल इश्यूज हैं, देखिए आपका 60 से 65% यूथ जो है पढ़ा लिखा मिडिल क्लास का यूथ जो है, जिसके माँ बाप की कमर टूट गई है उनकी तालीम के अखराजात बर्दाश्त करते करते, आज वो बेरोजगार है। These are the issues of पाकिस्तान। और इन इश्यूज को पहले भी नवाज शरीफ साहब ने अपने हजूर अदवार में एड्रेस किया, यूथ के लिए भी उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमें दी, और अब भी मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारा इंशाल्लाह मंशूर आ रहा है वो ना सिर्फ पीपल फ्रेंडली होगा, वो यूथ फ्रेंडली होगा, और उसमें महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, इसके तमाम जो उसका है उसके हल जो हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा जामिया मंशूर कौम को दिया जाए कि ये बार बार जो पटरी से हम उतरते हैं और अधूरे द्वार हो जाते हैं, कम से कम अब टाइम आ गया है कि वैसे भी तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए और हमें ये तय करना चाहिए कि हम इस मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं मुतमिन नहीं हूं, लेकिन मैं मायूस नहीं हूं, क्योंकि मेरे मजहब में मायूसी गुनाह है, कुफर है।
तो मैं लेकिन किरमानी साहब, जिन नौजवानों की आप बात कर रहे हैं उनकी नुमाइंदगी पार्लियामान में हम फिर नहीं देखते हैं कि किसी भी जमात की बात कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप लोगों की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, जब भी इक्तदार में आते हैं फिर इलेक्टेबल्स की सियासत ही करते हैं, उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। तो नौजवानों के लिए जिस तरह से पहले भी हमने देखा बहुत सी फेडरेशंस मौजूद थी, अब वैसा नहीं है जहां से नौजवान सियासतदान हमें मिलें और वो भी फिर आप लोगों के शाना बशाना काम करें, स्टूडेंट यूनियन से हमें लोग मिलें। बिल्कुल आपकी बात ठीक है अनवर साहब। मैंने अपनी कमजोर आवाज हमेशा उठाई है, पार्टी के अंदर भी मैंने क़यादत को भी ये दरखास्त करता रहता हूं, और मैं जहां भी थोड़ा बहुत मुझे मौका मिलता है मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अब नौजवान, और खुसूसन वो नौजवान जो एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, MBA पास है, टेक्नोक्रेट है, पढ़ा लिखा है, और उसका जुर्म क्या है कि वो मिडिल क्लास का है। तो अब हमें उन लोगों के लिए सोचना है जिन लोगों को माजी में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, और वो क्लास है मिडिल क्लास, गरीब, जिसके लिए तो कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाया था, उस पर कब्जा कर लिया ये 2% अशराफिया ने। तो अब पाकिस्तान जो है, मैं समझता हूं कि उसके जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, जो हरकियात हैं, वो तब्दील हो चुकी हैं। जो तो करंट इश्यूज हैं, जैसे आपने बड़ी अच्छी है निशानदेही की यूथ की, मैं तो इसका सबसे बड़ा हामी हूं कि ऐसे आप नौजवान यूथ को, पढ़े लिखे यूथ को आगे लाएं, और अगर जो नहीं ये चलेगा इस ट्रेंड के साथ, फिर जाहिर है उसको मैं समझता हूं कि वो मुनासिब नहीं होगा जी। और अब हमें इस क्लास को केटर करना चाहिए, बिल्कुल करना होगा। और अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा किरमानी साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने बेंच तश्कील दिया है ना नाअहली के हवाले से जो सियासतदानों की है, ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि नाअहली की मुद्दत हयात है, तो ऐसी सूरत में वजारत उस्मा को उम्मीदवार कौन होगा? प्लान बी क्या है मुस्लिम लीग नून के पास? साथ ही एक और सवाल भी मेरा ले लीजिए, जब आप मुझे वज़ीर आज़म का बता दें तो ये भी बता दें क्या वज़ीर आला के लिए मरियम नवाज का नाम भी ज़ेरे गौर है? दो बातें आपने फरमाई हैं ज़रिया बीबी। नंबर 1, देखिए कि मैं जो अदालत में मामला होते हैं या जा रहे होते हैं मैं उन पर कमेंट नहीं करता, लेकिन हमारा जो लीगल स्टैंड है हमारे वकला की टीम का, वो ये है कि चूंकि इलेक्शन एक्ट में ये तय कर दिया गया पिछली असेंबली ने कि मियां साहब जो मुद्दत है नाअहली की वो 5 साल की है, और उस पर वो कानून पास हो चुका है। अब सुप्रीम इदारा है पार्लियामेंट, उसने एक फैसला कर लिया है, लेकिन जाहिर है उसकी अब तशरीह जौन सी है वो एपेक्स कोर्ट ने, मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने करनी है। इसलिए मैं समझता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, चूंकि आइन में कहीं एक ताहयात नाअहली का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, तो इसलिए मैं समझता हूं कि अदालतें जौन से वो इंसाफ करेंगी नवाज शरीफ से, और हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। दूसरी, जहां तक आपने बात फरमाई मरियम नवाज शरीफ के हवाले से कि क्या आपने फरमाया कि वो जी वज़ीर आला का ओहदा संभालेंगे, नहीं वो देखिए ये तो मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं कि अगर अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिए और वहां हमारी जमात जो सी इंशाल्लाह अक्सरियती जमात बनकर उभरी पार्लियामेंट में, तो वजारत उज़्मा के लिए तो मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब ही हमारे उम्मीदवार होंगे। रही बात बाकी कि कौन पंजाब का चीफ मिनिस्टर होगा, ये डिपेंड करता है, फिर वही मैं बात करूंगा कि पंजाब में जो अक्सरियती पार्टी होगी उसका चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, और जो अक्सरियती पार्टी होगी उसका फिर बैठकर जो एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, और जो लीडरशिप है वो बैठकर फैसला करेगी कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर किसे होना चाहिए। मैं तो फिर इसे कैप्टन सफदर का सिर्फ जाती बयान समझा जाएगा, उनकी जाती ख्वाहिश माना जाए? अभी इसमें पार्टी की अपनी कोई मंशा नहीं नजर आ रही। कैप्टन सफदर साहब बादशाह आदमी हैं और जो मर्जी वो कह दें, लेकिन ये है कि इसका फैसला जो है ये ज़ाहिर इलेक्शंस के बाद इलेक्शन के नताइज देखते हुए और क्या पार्टी पोजीशन है उस लिहाज से फिर इसका फैसला नवाज शरीफ साहब या जो भी उस वक्त अगर मुस्लिम लीग को अक्सरियत मिलती है तो फिर ज़ाहिर हमारी जो हायरार्की है उसका फैसला करेगी जी।
ठीक है किरमानी साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से 9 नकाती एजेंडा तैयार किया गया है, इस बारे में जानना चाहेंगे कौन से ऐसे 9 नकात हैं जो पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए बनाए जा रहे हैं, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। 16 माह की गवर्नमेंट से आवाम बहुत नाराज है आपसे, जितनी महंगाई आप लोग करके गए हैं और बार बार यही कहा जा रहा है कि फिर वही टीम वापस आएगी। चेंजिंग तो जरूर है, चेंजेस हैं कि नवाज शरीफ अब उस टीम को लीड कर रहे होंगे, एक फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन फिर भी आवाम बड़े नाला हैं, उस महंगाई को किस तरह से कंट्रोल करेंगे? ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें जो एक, मैं उसको यही कहूंगा कि एक तरफ रियासत थी, एक तरफ सियासत थी। अब रेपिटेशन हो जाती है कि पाकिस्तान, देखिए महंगाई की जो बुनियाद है वो किसने रखी, मैं किसी बहस में नहीं जाना चाहता। और कौन थे लोग जो कहते थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, फिर गए, जब देर से गए, फिर कड़ी शराइत पर उनसे मुआहदा किया और फिर जाते जाते उस मुआहदे को तोड़ दिया। तो उसके जाहिर है फॉल बैक तो आना था, तो वो आया। अब जाहिर है और कोई 16 महीने की गवर्नमेंट को क्रेडिट दीजिए ना दीजिए, लेकिन एक जरूर क्रेडिट शहबाज शरीफ को की गवर्नमेंट को और शहबाज साहब को खुसूसन और इसहाक डार साहब को जाता है कि उन्होंने कम से कम जो दिन रात सुबह दोपहर शाम लोग कहते थे जी डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट हो गया, श्रीलंका बनने जा रहा है पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस PDM की गवर्नमेंट को और शहबाज शरीफ और इसहाक डार को खुसूसन वसीला बनाया कि हम डिफॉल्ट से बच गए। ठीक है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि लोग बड़े बाशऊर हो चुके हैं, वो समझते हैं दूध का दूध पानी का पानी करना। और ये जो 9 पॉइंट एजेंडा है ये बुनियादी तौर पर ये एक पाकिस्तान की गवर्नेंस का एजेंडा है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने का, कि भाई आगे वे फॉरवर्ड क्या है, जिसमें महंगाई के बारे में एड्रेस किया जाएगा, गुर्बत के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, यूथ के बारे में। तो ये वो तमाम इश्यूज को ये 9 पॉइंट एजेंडा कवर करेगा, जो इश्यूज इस वक्त इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़े बहरान की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। और इस एजेंडे को तकवीत देने के लिए IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट पर आप लोगों का क्या मामला कहां तक पहुंचे सर? क्योंकि JUI जो है वो भी मांग रही है कुछ ना कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट, तो इजी हो जाएगा? कितनी सीटों के साथ आप लोग एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे? देखिए, मैं जाहिर है बातचीत चल रही है, लेकिन मैं अगर जाती मेरी राय पूछें, जाहिर है मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं उसका पाबंद हूँ दिलो जान से। लेकिन अगर मैं अपने जाती तौर पे समझें तो मैं इलेक्शन से पहले ये पार्टी एडजस्टमेंट्स के हक में नहीं हूँ। क्यों? उसकी रीजन ये होती है कि एक आपका जो वर्कर जो साल से आपके लिए मार खा रहा है सड़क पर, फिर उसकी हक तलफी हो जाती है और फिर लोगों में दिल आजारी होती है लोगों की। हाँ, ये जरूर है कि मैं समझता हूँ कि हर जमात को अपना इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ना चाहिए, अपने जोरे बाजू पे लड़ना चाहिए, और उसके बाद जब जो लोग इलेक्ट होकर असेंबलियों में पहुंच जाएं, फिर वहां आप देख लें कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में आपको अगर किसी एक दूसरे से ताउन की जरूरत पड़ती है तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन ये जो इलेक्शन से पहले हिसाब किताब करने, खाते खोल के बैठ जाना, 2 तुम्हारे 4 मेरे, ये मैं इसको समझता हूं कि ये पावर पॉलिटिक्स के जुमरे में आता है, जिसने पहले भी पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। और फिर ऐसे में वो वर्कर निगलेक्ट हो जाता है जो साल से पार्टी के लिए मार खा रहा है, और अचानक उसके ऊपर एक नया बंदा ला के बिठा दिया जाए किसी दूसरी जमात से। लेकिन किरमानी साहब, ये सब तो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ये पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा फिर तमाम अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है। और ये बड़ी तनकीद की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी तो ये स्पेसिफिकली कहा गया कि नून लीग को फैसिलिटेट करने के लिए है, नून लीग की बी टीम है। नहीं, बी टीम क्या होनी है वो तो देखें ना, मैं कहना नहीं चाहता इस मौके पर कि वो तो देखिए ना, वो तो छोड़ के आ गए और जमात तब्दील की, मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैंने अपनी आपको दी है कि तशख्खुस जो होता है, देखिए मुस्लिम लीग का एक तशख्खुस था, है और रहेगा। क्या तशख्खुस? कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की खालिक जमात है। उसके बाद मुस्लिम लीग मुख्तलिफ अदवार में रही, लेकिन नवाज शरीफ को ये क्रेडिट जाता है कि कायद आज़म के बाद मुस्लिम लीग जो एक ड्राइंग रूम की जमात बन के लोग ताने देते थे, उसको उन्होंने एक अवाम में लाए, वो उनको बाहर सड़क पे लाए मुस्लिम लीग को, और एक अवामी जमात बनाया और अवामी लीडर बने। तो मैं समझता हूँ कि जब आप फिर इस किस्म की ऐसी जमातों के साथ या ऐसे लोगों के साथ
जो कि सुबह कहीं, दोपहर कहीं, शाम कहीं, दरअसल पाकिस्तान की सियासत को नुकसान भी इन्हीं रवैयों ने पहुंचाया है। मैं इसके हक में नहीं हूं, मुझे हो सकता है पार्टी की तरफ से इसकी कोई भारी कीमत भी अदा करनी पड़े, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं कि एक तशख्खुस जो है मुस्लिम लीग का वो बहाल होना चाहिए। हाँ, जब गवर्नमेंट बन जाती है अंदर जाके, फिर आप किसी से इत्तेहाद जैसे पिछले आपने 16 माह में किया है पीडीएम की, वो कर सकते हैं आप, लेकिन ये पहले ही तय कर लेना कि ये तेरा, ये मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। मैं इसको जाती तौर पर नहीं मुनासिब समझता। ठीक, बहुत शुक्रिया आसिफ करमानी साहब अपना वक्त देने के लिए। बड़ा बेहतरीन तजवीज़ जरा सामने है कि किस तरीके से अगर हम जमहूरी अमल में आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या प्लानिंग के साथ होना चाहिए। और वो जो कह रहे हैं ना कि इलेक्शन से पहले ही सीट एडजस्टमेंट, तो वाकई ये किसी जमात की तरफ से लिया गया एक जुमला नहीं, लेकिन वाकई ये मुकमका की सियासत नहीं होनी चाहिए। वो वोटर, वो सपोर्टर जिसने आपके लिए बड़ी तगोदो की है, उसका जो हक है वो हरगिज मारा नहीं जाता। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं। एक वायरल वीडियो है, एक वायरल वाकया ही इसको हम तो कहेंगे कि अमेरिकी साइंसदानों ने अमेरिकी रियासत अलास्का में एक वेल से 20 मिनट की तवील बातचीत के बाद वेल मछली से गुफ्तगू को मुमकिन करार दे दिया है। बड़ी अनोखी किस्म की एक रिसर्च है कि जिसमें 38 साला ट्विन नामी वेल मछली ने पहले से रिकॉर्ड शुदा टेलीफोनिक कॉल का रद्द-ए-अमल दिया है, रिस्पॉन्ड किया है। SETI इंस्टीट्यूट और UC डेविस के मुहक्किकीन से गुफ्तगू की आखिर हो क्या रहा है। इंसानों से बात करने के लिए इंसान मौजूद नहीं है, यहाँ पे 20 मिनट आपकी मछली से बातचीत होगी। अच्छा, नाम चेक करें, ट्विन भी उसका नाम रखा गया है। खैर, जो रिसर्चर्स की टीम है वो ये कहती है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि वेल मछलियों और इंसानों ने अपनी अपनी जबानों में एक दूसरे से गुफ्तगू की होगी। वैसे तो मैं वो लैंग्वेज सुनना चाहती हूँ कि किस तरह से इन लोगों ने बात की होगी। माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि आगे चलकर मुस्तकबिल में दूसरी दुनिया की मखलूकात से गुफ्तगू करने की सलाहियत के इम्कानात को भी रोशन करता है। मतलब ये कि हम एलियन से भी बातचीत कर सकते हैं, जानवरों से बातचीत का अमल जो है। और साइंसदानों ने खैर मकदम पर मबनी मखसूस किस्म की इस कॉल, जिसे बड़ा ही अनोखा कोई नाम दिया गया है, वो इसे कहा जा रहा है, और पानी के अंदर नशर की गई, जिसे सुनते ही एक वेल मछली कश्ती के पास आती है। आवाज के जवाब में खुद भी वो खैर मकदम पर मबनी आवाज के जरिए रद्द-ए-अमल देने लगी है। तो बड़ी अनोखी सी चीज है। वाकई जरिया वाली बात ठीक है कि हम जरूर ये जानना चाहेंगे कि उस वेल मछली ने आखिर कहा क्या होगा, कैसे कहा, मतलब आवाज क्या निकली होगी, होठ क्या हिलाए होंगे, और उसको किस तरह से ट्रांसलेट किया गया होगा। मतलब एटलीस्ट वो जो साउंड है ना, हमारी उन रिसर्चर से दरीना ये गुजारिश है, ख्वाहिश है कि अगर आपने ये अपनी रिसर्च शेयर की है, हाँ, तो वो ऑडियो भी जरूर शेयर करें। हम सुनना चाहते हैं कि जानवर, स्पेशली मछली जो पानी के नीचे रहती है, वो बोलती कैसे। इंसानों के अल्फाज नहीं रहे और ये जानवरों की बातें समझने की कोशिश करें। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। तो कौमी क्रिकेटर शादाब खान को पंजाब पुलिस का DSP बना दिया गया है, जो कि अच्छा, जब मैंने पहले ये खबर पढ़ी तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, लेकिन फिर वो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि एजाजी तौर पर वो जो फिर आपको DSP बनाया जाता है वो बनाया गया है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। और शादाब खान की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात भी हुई है, जिसके मनाजिर आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो कौमी क्रिकेटर को एजाजी DSP के रैंक लगाए गए जी, और शादाब खान ने एजाजी DSP मुकर्रर करने पर IG पंजाब को सल्यूट किया और उनका शुक्रिया भी अदा किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम ICC वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में फिर से पहले नंबर पर आ गए हैं। और ICC रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम 824 पॉइंट्स के साथ वनडे बैटर्स की फहरिस्त में पहले नंबर पर हैं। अब इसे बरकरार रखने के लिए बाबर आजम को कुछ कारकर्दगी भी बेहतर करना होगी, क्योंकि PCB में मुल्की क्रिकेटर की खदमात लेने का सिलसिला ताहाल जारी। बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़श्ता दिनों डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी के लिए इश्तिहार जारी किया था और बताया यही जा रहा है कि इस ओहदे के लिए अजहर अली से बातचीत जारी है और मामलात काफी हद तक फाइनलाइज भी भेज दूं, क्योंकि आजकल जिसका ताल्लुक जरा अच्छा है वो उसको कोई ना कोई ओहदा मिल रहा है। लेकिन कौमी टीम के जो फिटनेस मसाइल हैं वो फिर खत्म नहीं हो रहे हैं, तो उस
पर भी बहुत ज्यादा काम करने की उसके लिए हम आपसे हमें दोनों को हायर कर ले, फिटनेस के मसाइल आप सॉर्ट करेंगे, पीआर मैं मैनेज कर लूंगी। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली इस पर काम कर रहा होगा, हमारे प्लेयर्स भी इस पर काम कर रहे होंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि फिर जो हमारे जितने भी प्राइम बॉलर्स होते हैं, हम देख रहे हैं कि जो फिटनेस के मसाइल का सामना करना पड़ा है उस प्लेयर को करना पड़ा है जो गालिबन 8 विकेटें तो उन्होंने पहले टेस्ट मैच में ली हैं। और पता ये चला है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट से कबल पाकिस्तानी टीम को ऑब्वियसली बहुत बड़ा धचका है। टेस्ट डेब्यू करने वाले जो खुरम शहजाद हैं वो इस वक्त फिटनेस मसाइल से दो चार हो चुके हैं। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमें मोहम्मद अवैस अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग अवैस। खासी भर्तियां चल रही हैं इस वक्त तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मैं और अनवार सोच रहे थे कि सीवी जमा करवा दे, क्योंकि आजकल जरा मेल मुलाकातों के ऊपर ये टीम मैनेजमेंट के फैसले हो रहे हैं। वालेकुम सलाम। ये तो है, सीवी जमा करवाएं लेट हो जाएंगे सीरियसली जगह मिली जाएगी। लेकिन आपको पता है चीजें बहुत ही इस वक्त डामाडोल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अगर बात करें, चाहे बहुत से आपको पता है इस वक्त चीजें चल रही हैं कि सीट्स बेसिकली बांटी जा रही हैं, लेकिन आउटकम कब निकलेगा वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप लोग अभी कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें टेस्ट सीरीज की, आपको पता है कि पाकिस्तान की बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही है। 25 साल हो गए हैं, 15 टेस्ट मैचेस और स्टिल 0 अभी आपका रिकॉर्ड, आपने अभी तक कोई टेस्ट मैच वहां पर जीता नहीं है। तो इस सवालिया निशान तो ऑब्वियसली चाहे वो सिलेक्शन कमेटी पे होता है, चाहे टीम वहां पर बैठी है। लेकिन मुझे याद है उस बात से आज भी मैं स्टिक अराउंड करूंगा। मैंने कहा था कि शान मसूद को आप कप्तान बना के भेज रहे हैं, इस टीम को भेज रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज आसान नहीं होती। तो आपने थोड़ा सा तहम्मुल भी रखना है। ये ना सोचें कि वहां जाके आप 3-0 हरा जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, रुकना है। आपने देखना पड़ेगा कि आपके लड़के किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा एक झटका है खुरम शहजाद का। आपको पता है कि वन ऑफ दी बेस्ट बॉलर्स थे पाकिस्तान के लिए पहले टेस्ट मैच के अंदर। वो मैंने अगर आप आमिर जमाल, खुरम शहजाद और अगर शाहीन शाह अफरीदी को कंपेयर करें, तीनों को जो पिछले टेस्ट मैच की बात करूं, तो खुरम शहजाद ज्यादा आपको नजर आ रहे थे क्योंकि वो लंबी रेस का घोड़ा है, उसने बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। वहीं आमिर जमाल की बात करें, 4 डे बहुत ज्यादा खेले, तो स्पेल से समझ आती है कि वो फटीग कैरी नहीं कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनका एक्शन है उस पर तो बार बार रिपोर्ट, आपको पता है सीनियर क्रिकेटर्स भी कह रहे थे कि वो इंजरी प्रोन एक्शन है, तो बड़ा केयर टेक करना पड़ेगा। लेकिन इट्स अ बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान। लेकिन एक अच्छी बात कि पाकिस्तान ने कम से कम वार्म अप मैच के अंदर आपको पता है अपनी बेंच लाइनअप को टेस्ट किया था, मीर हमजा को टेस्ट किया था। तो आपको पता है कि यार अगर कुछ बीच में ब्रेकडाउन होता तो किस लड़के को कहां रिप्लेस करना है। फिर पाकिस्तान ने एमसीजी से पहले भी एक रिक्वेस्ट किया हुआ 2 दिन जो प्रैक्टिस मैच हमने खेलना है, तो काफी अच्छा जो उनसे अगले मैच के लिए मैं कहता हूं कि आपका जो फेस है पाकिस्तान टीम का वो तो रहेगा उस मैच में। लेकिन अवैस आप समझते हैं इज इट दैट नॉर्मल के आई रोज हम देखते हैं फास्ट बॉलर जो हमारे इंजर्ड हो रहे हैं, शाहीन इंजर्ड हुए, हारिस रऊफ हुए, नसीम हुए, अब खुरम शहजाद हो गए हैं, तो कहां पे लूप होल लग रहा है आपको? देखिए, 2 चीजें हैं। मुझे पता है फिटनेस के मसाइल तो आपकी टीम में है, ऑब्वियसली फिटनेस टेस्ट वगैरह तो होते हैं, लेकिन 2 चीजें, क्योंकि आपकी टीम बहुत अरसे के बाद ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रही है। अगर आप पाकिस्तान एशियन कंडीशंस की बात करें तो विकेट्स जो सी हैं बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर आप ज्यादा बॉल जो सा शॉर्ट ऑफ द लेंथ नहीं रखते, आप कोशिश करते हो कि बॉल आगे करवाओ, तो उसमें बॉलर का जोर कम लगता है। अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर, वहां पर आपको शॉर्ट ऑफ द लेंथ आपको बॉल रखनी पड़ती है, ऑब्वियसली आपका जोर लगता है। फिर उसके बाद ग्राउंड जोन से हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कुछ ग्राउंड होते हैं वो लाइट अपना वेटेड होते हैं, कुछ ग्राउंड जोन से हैं वो हैवी होते हैं। तो ये भी जो सी चीज है वो बहुत ज्यादा अपना पाकिस्तान टीम को डिस्टर्ब करती है इस मामले के अंदर। ठीक है। अच्छा, वैसे भी बताएगा कि दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिच पहले जैसी होगी तो वहां पे कितना एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि आप कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और अभी दूसरे टेस्ट में भी हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जैसे ज़रिया भी कह रही हैं कि पिच बड़ी मुश्किल साबित हुई है पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए, जिस तरह से हम सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। तो दूसरे टेस्ट मैच में क्या तैयारी होगी, क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि उन्हीं से मुश्किलात का सामना पाकिस्तानी टीम को फिर करना पड़ेगा। अवैस इज विद अस अगेन। अवैस, हम बात ही कर रहे कि दूसरे टेस्ट मैच होगा ना ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा, तो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिच है वो पहले जैसी होगी। अब इस पिच पर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का सामना करने के लिए पाकिस्तानी टीम जो है वो ज़हनी तौर पर आपको लगता है कि तैयार होगी? देखिए, मैं उधर से थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगा वो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज थी फिटनेस की जो बात आप कर रहे थे ना, कि जब आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलते हो तो आपके डिफरेंट ट्रैक्स हैं, वहां पर ग्राउंड डिफरेंट है, आपको शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल रखनी पड़ती है। फिर उसके बाद याद रखिएगा हर पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भी आप खेलते हैं डिफरेंट सर्फेस है। यहाँ तक कि जो ग्राउंड्स हैं वो कहीं हैवी होते हैं, कहीं लाइट होते हैं, तो वो चीजें बड़ी इंपैक्ट करती हैं प्लेयर की जो सी फिटनेस लेवल को लेकर। और जिस वक्त आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हो तो आपको 100% फिट भी होना पड़ता है, क्योंकि आपकी रनिंग बहुत ज्यादा होती है, स्पेसिफिकली अगर
बिल्डिंग की बात करें, आपको पता है ग्राउंड्स काफी बड़े हैं वहां पर एमसीजी में, जहां पर पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच खेलना है। वो ज्यादा वैसे ऐसा बैटिंग विकेट है, लेकिन वो बॉलर्स को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है एमसीजी की विकेट। एक अच्छी चीज आपको पता है कि एमसीजी ने एक फेस्टिविटी भी वहां पर ऑर्गेनाइज की हुई है पाकिस्तानी क्राउड के लिए, जहां चारपाइयां और साथ में कुछ अपना देसी माहौल में बनाया हुआ है, जहां पर टेप बॉल भी खेली जाएगी, बड़ी स्क्रीन के ऊपर मैच भी जो सा डिस्प्ले किया जाएगा। लेकिन मैं कल भी ये बात अपने शो पे कर रहा था कि चारपाइयां भी लगी, टेप बॉल भी खेलेगी, हम कब खेलेंगे? तो ये बड़ा एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान किस तरीके से परफॉर्म उस टेस्ट मैच के अंदर करती है, क्या हिकमत अमली के साथ जाती है। बॉलिंग यूनिट चेंज होता है, लेकिन आपको स्पिनर डालना पड़ेगा यहाँ पर। देखें पिछले मैच में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो स्पिन बॉलिंग यूनिट है उसको कुछ ना कुछ सरफेस से परचेज हो रहा था। तो मैं बड़ा हैरान था कि पाकिस्तान टीम ने अपना स्पिन बॉलिंग ऑप्शन नहीं यूज किया। स्पिनर्स था ही नहीं आपके पास अनफॉर्चुनेटली। जो एक जेन्युइन स्पिनर की बात करूं तो पाकिस्तान को उस पर सोचना पड़ेगा। स्पेसिफिकली जो बैटिंग आपका पिछले मैच में भी नजर आया कि आप बहुत ज्यादा थोड़ा से शायद ज्यादा कोशिश यार बैटिंग लंबी कर लें, उनकी बॉलिंग तगड़ी है तो डबल माइंडेड आप रहे हैं। तो आपको वो चीज करके तो आपको फिर अटैकिंग मोड में जाना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि अगर आप अटैकिंग मोड में खेलोगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो आप पॉजिटिव होगे। अगर आप वही रुकने पे जाओगे, अगर आप कोशिश करोगे कि मैं थोड़ा बहुत डिफेंसिव मोड पे जाऊं, तो वो आपको हर्ट करेगी चीज। ठीक है, लेकिन अवैस जैसे से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कोई जेन्युइन स्पिनर मौजूद नहीं था, तो सवाल तो फिर यही है कि क्यों मौजूद नहीं था? कोई बच्चों से खेलने तो हम नहीं जा रहे हैं, गली की टीम के साथ तो खेलने नहीं जा रहे हैं, तैयारी पूरी क्यों नहीं है? वनडे में हम देख रहे हैं, टेस्ट मैच में हम देख रहे हैं हमारी टीम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। वनडे वर्ल्ड कप हमारे सामने है, एशिया कप की जो कारकर्दगी है वो हमारे सामने है, टेस्ट में भी अब कुछ परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रही है, सिर्फ T20 की टीम बन चुकी है। ये देखें जेन्युइन स्पिनर आपका उस मैच में नहीं था। वैसे तो आपके स्क्वाड में इब्रार मौजूद है, लेकिन वो इंजर्ड हो गया, पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सके। नोमान आपके पास मौजूद है, उसके अलावा आपने यहाँ से भी साजिद अली को बुलाया था, लेकिन ऑब्वियसली वो जो ट्रैवल की फटीग होती है तो आप डायरेक्टली उनको मैच नहीं खिला सकते, क्योंकि प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेले थे। मसला सारा वो टीम सिलेक्शन या टीम जो वहाँ मैनेजमेंट बैठी है, थिंक टैंक बैठा है, उनका है। ऑब्वियसली मैं यहाँ बैठ के या हम लोग बैठ के कह सकते हैं कि इसको सिलेक्ट किया जाए, लेकिन एमसीजी की जो विकेट वो बेहतर तरीके से उनको आइडिया होगा, वहाँ वो मौजूद है कि अगर यहाँ स्पिनर की जरूरत है तो आपको डालना चाहिए, क्योंकि इब्रार बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। क्योंकि इब्रार बहुत कम, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इब्रार ने बहुत कम अपना टेस्ट मैचेस खेले हैं। इब्रार को बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज्यादा पिक भी नहीं करता, उनको पता भी नहीं उसके बारे में। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप इब्रार को इस मैच के अंदर खिलाते हो, क्योंकि वो एक स्पिनर वो है जो कि इजीली पिक नहीं होता। ऑस्ट्रेलियंस आपने देखा होगा उनकी कोशिश होती है कि पूरे अगर मैचेस में देखें तो डेविड वार्नर की स्पेसिफिकली जहां एक ओवर उनका मेडन निकलता है तो अगले ओवर में वो अपना कोटा पूरा कर देते हैं एग्रेसिव खेल के। आपको माइंडसेट के साथ खेलना पड़ता है। फिर सबसे बड़ा जो एक इशू रहा है, मैं खिलाफ बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई उन्होंने, सारे मामला था। अगर आपको याद हो सरफराज अहमद को अगर कप्तानी से हटाया, उनकी कप्तानी की वजह से नहीं हटाया गया था, उनका इनकंसिस्टेंसी बैटिंग में हटाया गया था, क्योंकि वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए थे। ऐसा कैप्टन जो आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, तो वो जो चीज है वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सोचनी पड़ेगी। तो जब आप सरफराज की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि फिर रिजवान को उनकी जगह प्लेस किया जा सकता है, ये एक अच्छी ऑप्शन रहेगी? क्योंकि हमने देखा है कि रिजवान फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेल जाते हैं। देखिए मैंने वही कहा ना कि अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड दोनों बैट्समैन की देखें, सरफराज अहमद ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, लेकिन वो हैं एशियन विकेट्स के, जहां पर आप स्वीप भी आराम से मार लेते हो। आपको इन विकेट्स पे वो बैट्समैन चाहिए जो कि पुल कट अच्छी खेल सके। इसमें रिजवान वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि रिजवान की अगर आप इनिंग्स भी उठा के देखें तो उन्होंने जो लास्ट अपना 6 to 7 इनिंग्स खेली है तो उसमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म की है। 60-70 रन तो वो करते हुए हैं, तो उस वक्त करते हैं जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि रिजवान का होना बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा पाकिस्तान टीम में। लेकिन जो टीम कॉम्बिनेशन आपका बॉलिंग यूनिट है वो भी डिस्टर्ब हुआ। खुरम के ना होने के बावजूद फिर उसके बाद आपको शाहीन शाह अफरीदी 100% को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक इंजरी से वापस हैं। लॉन्ग फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, उसमें वापस आ रहे हैं, टाइम लगता है बंदे को उसमें आते हुए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को भी एक चीज अब जेन में, एक तो उनके ऊपर एडेड प्रेशर है, आपने वाइस कप्तान भी बना दिया, ऊपर से प्रेशर इस चीज का भी होगा कि मैं विकेट्स नहीं ले पा रहा। विकेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। शाहीन के बारे में बार बार सब बात कर रहे हैं कि वो ऑब्वियसली ट्रम्प कार्ड है पाकिस्तान के। मैं वो शाहीन शाह अफरीदी चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं कि जो कि पहले ओवर में विकेट निकालना एक मशहूर हो चुकी थी कि पहले विकेट आनी पहले ओवर के अंदर, वो चीज खत्म होती जा रही है। उस चीज को वापस लेके आना, शाहीन शाह अफरीदी को रिलैक्स करके बिठा के वहां पर बात करना, उनसे उनको रिलैक्स करना, क्योंकि टेम्परामेंटली फास्ट बॉलर आपको पता है वो थोड़ा सा गुस्से का भी होता है, साथ में टेम्परामेंट एक भटकता भी बहुत जल्दी है। तो उसको ट्रैक रिकॉर्ड पे रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा टीम मैनेजमेंट के लिए। लेकिन अवैस एक तो परफॉर्मेंस वापस नहीं आ रही, ऊपर जिम्मेदारियों पे जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं। नायब कप्तान बना दिया गया, T20 का कप्तान बना दिया गया, तो ये तो उनके लिए मुश्किलात शायद ज्यादा बढ़ाई जा रही हैं।
ये तो ऑन अ लाइटर नोट कहूंगा, आप दोनों लाहौरी हैं, आप दोनों को मुबारक हो, क्योंकि लाहौरी सारे पीछे पड़े थे कि कप्तान बना दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम उनमें एटलीस्ट हम दोनों उसमें शामिल नहीं हैं। हम बाबर की सपोर्ट में थे और आज भी बाबर की सपोर्ट में हैं। मैं दो चीजें हैं, देखें मैं किसी के खिलाफ नहीं कह रहा, लेकिन एक चीज रियलाइज करें, लीग क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, उसमें इंटरनेशनल है, बाकी मामलात हैं, सारा कुछ है, लेकिन लीग क्रिकेट खुदारा वो अलग चीज है यार। उसकी कप्तानी करना बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है। पाकिस्तान की कप्तानी करना, जो मुल्क की कप्तानी है, वो एक डिफरेंट फॉर्मेट है। आप चाहे बाबर आजम की चीज ले लें, चाहे आप किसी भी कप्तान की उठा के ले लें, वो आधा बेचारा पागल हो जाता है पाकिस्तान का कप्तान। उसके बाद जब बैठे ना तो आपको समझ आ जाएगी वो खुद ही बुड़बुड़ा रहा होगा जो प्लेयर बैठा होता है। लेकिन सबसे बड़ा डिलेमा तो यही है ना ओवैस, कि आप एक एनालिस्ट होकर ये बात कर रहे हैं कि एक लीग की कप्तानी करने में और एक नेशनल टीम की कप्तानी करने में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन वो तजियाकार, वो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो कि वर्ल्ड कप के अंदर मुख्तलिफ टीवी शोज पर बैठे हुए थे और उन्होंने एक तरीके से एक महाज सरगर्म करके रखा हुआ था बाबर आजम के अगेंस्ट, जिसका फैसला हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। देखिए, एक मसला पता है क्या होता है, रिस्पेक्ट तो हर किसी की ऑब्वियसली मैं करता हूं, मैं क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, उनका अपना एक क्योंकि थिंक टैंक है, ऑब्वियसली उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है। जितनी मैंने क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान नहीं खेल सका, लेकिन यूएई के लिए खेला। तो मुझे एक चीज मैं इधर क्लियर करना चाहता हूँ, जो बड़ा एक हमारा मसला ये है कि जो हमारे जो लोग बैठे होते हैं ना टीवी चैनल पे, उन्हें टेप बॉल भी नहीं खेली होती तो तजियाकार बने होते हैं, माजरत के साथ। बिल्कुल, देखो तजियाकार बनना, स्टैट्स को निकालना, प्लेयर की ऑडियो निकालना, प्लेयर की वो निकालना, वो आपको क्रिकेटर नहीं बनाता जो क्रिकेट पॉइंट आप बताते। क्रिकेट के अंदर ये चीज डिफरेंसेस हैं, या उसके अगर आप कोच हो तो आप बताते हो उसकी बॉडी कहाँ गिर रही है, उसका कहाँ पर एक्शन गिर रहा है, क्या मसले हैं क्या नहीं है। आप दूसरी चीजों को लेके बैठे होते हो। लेकिन जिस वक्त आप ऐसा क्रिकेटर बात करते हो तो एक चीज आप क्लियर कट करते हो कि यार फटीक कैरी करता है, या उसकी बॉडी कहाँ पर लैंग्वेज है, या वो कप्तानी के अंदर क्या आपको पॉजिटिविटी दे सकता है, क्या नेगेटिविटी दे सकता है। देखिए, पॉजिटिविटी की अगर बात करूं, शाहीन का सबसे अच्छी जो T20 की अगर मैं बात करूं, वो एग्रेशन तो वो लेके आते हैं टीम के अंदर। अगर मैं बॉल कॉम्बिनेशन की बात करूं, जमान खान मौजूद है, हारिस रऊफ मौजूद है, तो मुझे फखर जमान उनकी कप्तानी में खेलते हैं, मुझे वो कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है कि यार उनको पता है कि मैंने इनको यूटिलाइज कैसे करना है, जमान को मैंने यूटिलाइज कैसे करना है। लेकिन अगर दूसरे एंड पे देखूं, जिस वक्त आप बात करते हैं कि इंटरनेशनल की कप्तानी करना, पाकिस्तान की कप्तानी करना, तो यार वो आसान चीज नहीं है। हमारे यहाँ बहुत एक बड़ा मसला है कि परफॉर्म नहीं करता। वर्ल्ड कप में होता रहा, लड़का परफॉर्म नहीं करता था, जो उसकी अपनी लीग है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको डिसोन कर देती है। लड़का परफॉर्म करता है, पाकिस्तान को भूल के कहते हैं जी हमारा प्रोडक्ट है, हमने अपना पाकिस्तान खिलाया। तो यार ये चीजें ना करें, खुदारा पाकिस्तान है तो लीग्स है ना, साफ सी बात है। पाकिस्तान होगा तो ठीक है। वैसे मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर लेते हैं। जिस तरह से इफ्तिखार की भी स्टेटमेंट सामने आई कि जब आप 90 ओवर्स खेल रहे हैं एक दिन में, तो फिर अब आप 200-250 वाले स्कोर पर नहीं जा सकते हैं। टीमें जो हैं वो 400-450 स्कोर्स बना रही हैं, उस पैटर्न पर चलना होगा। उनका ये जो आइडिया है ये सबको ही पता है, लेकिन इस पर कैसे इंप्लीमेंट करेगी पाकिस्तानी टीम? देखिए, मैंने कहा ना कि आपको जो पाकिस्तान ने 450, एक तो अगर टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो पाकिस्तान ने पिछले 2 टेस्ट मैचेस तो आपको पता है अपने नाम के थे, श्रीलंका वाले। इस वक्त पाकिस्तान दूसरे नंबर पर मौजूद है, जो अगर आप बात करें टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग के अंदर दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर आप बात करें कि 450 किस तरीके से आपने फेस करना है, तो पाकिस्तान का जो हालिया रिकॉर्ड रहा टेस्ट के अंदर, आपको पता है तीसरी और चौथी इनिंग्स पाकिस्तान के लिए डेथ है, उसमें बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान कम बैक करना टेस्ट के अंदर, हमेशा जो हमने देखा है। वहां पर आपका ये होता है जब 450 स्कोर हो तो आप दूसरी टीम्स को देखें ना, वो एग्रेसिव खेलती हैं, वो उसमें नहीं जाती अपना, आप शैलो में नहीं जाती, जो कि हमारा एक इशू रहा है। आप देख लें, चाहे इमामुल हक को आप देख लें, अब्दुल्ला शफीक जल्दी आउट हो गए, आप उसी विकेट के ऊपर ऑस्ट्रेलियन की फास्ट बॉलिंग लाइनअप को देख लें और उसी विकेट पे आप पाकिस्तानी बॉलर्स को लाइनअप देख लें, तो आपको खुद नजर आ जाएगा जो डिफरेंसेस आपका, क्योंकि आपके लड़कों ने वहां क्रिकेट ज्यादा नहीं खेली, उनको उन कंडीशंस का इतना ज्यादा सूटेड नहीं है वो लड़के। उसके बाद सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके जब दिमाग में एक चीज आ चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स हैं यार, वो उन्होंने पिछला जो यहाँ पर इंडिया आई थी, इंडिया ने 35 रन पे आउट हो गई थी, लेकिन आप वो भी देखो ना, वो 35 के बाद किस तरीके से बाउंस बैक करके सीरीज जीत के गए थे, अपने नाम गए थे। तो आपको वो अटैकिंग मोड के अंदर जाना पड़ेगा, आपको एग्रेसिव रहना पड़ेगा बैटिंग में। आपके ठीक है, फील्डिंग भी आपकी बड़ी फ्लॉपी थी, फील्डिंग में कैचेस आपके छूटे, तो जो पहली इनिंग्स में कहता हूं इतना बड़ा जो रन आपको पड़ गया, वो डेविड वार्नर अगर जल्दी आउट होता तो चाहे ख्वाजा होता तो शायद ये चीज ना होती आपकी, जो आपके फील्डिंग में हुआ था मामला। लेकिन आपके जो बैट्समैन है, खास करके ओपनर्स हैं, उनको बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। अगर उनसे बड़ा स्कोर नहीं आता तो ये मामला तो आपके चलते रहेंगे इस मैच के अंदर। ठीक है। अच्छा, बाबर के हवाले से बात कर लेते हैं। वनडे बैटर्स की फहरिस्त में एक बार फिर से पहले नंबर पर आ गए, लेकिन ओवरऑल जब हम परफॉर्मेंस उनकी देख रहे हैं, वर्ल्ड कप में देख लें, T20 में देख लें या टेस्ट में देख लें, तो वो बेहतर नहीं है। 2023 का जो साल था वो बाबर के लिए कोई इतना अच्छा साबित नहीं हुआ, बीइंग अ बैट्समैन भी और ऑब्वियसली बीइंग अ कैप्टन भी।
देखिए, मगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं शायद अभी पढ़ रहा था कहीं रिकॉर्ड शो से पहले कि 2021, 22, 23 तो पहले नंबर को शायद इश्क है बाबर आजम से, उसी पे रहे हैं। बेशक उनकी परफॉर्मेंसेस रही नहीं है, तो इतना लंबा कैरियर को नंबर 1 पे बैट्समैन रहना, आई गेस वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2023, लेकिन परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं रही बाबर आजम की। लेकिन एक बैड पैच हमेशा एक खिलाड़ी के उसमें टेन्योर में आता है। मुझे याद है जब विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है दुनिया के अंदर, जब उनके ऊपर बैड पैच आया था, सबने कहा, हम भी कहते थे कि शायद विराट कोहली इस पे बाउंस बैक ना करे, लाइक क्रिकेट कैरियर उसका खत्म हो जाए। याद है बातें बीसीसीआई में उठने लग पड़ी थी कि शायद उसको सैक कर दिया जाए, ही वोंट बी एनीमोर। लेकिन एक वापस इस तरीके से वो है, चेस के किंग है, सब जानते हैं जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। तो बाबर आजम का बैड पैच इस वक्त है, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। कुछ सपोर्ट जितना बैकअप करोगे, लेकिन जो एक इशू रहा है ना, जो आपने बहुत पहले जब प्रोग्राम में एक बात की, जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर मामला चलते हुए है, चाहे आपकी कॉल लीक की बात करूं, चाहे आपके दूसरे मामला की बात करूं, तो वो डिस्टर्बेंस देखें कप्तान के, यहाँ तक कि टीम एनवायरनमेंट में बनाते हैं। फिर आप कहो कि कप्तान मुझे परफॉर्म करके उसके एनवायरनमेंट में दे, तो बहुत मुश्किल है। जब वो इतना बेचारा डिस्टर्ब हो गया हो, कप्तान और टीम डिस्टर्ब होगी, तो वो क्या परफॉर्म करके देगी। जो सबसे बड़ा इशू रहा, याद है शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम का, हमारी मीडिया ने भी इस चीज को उछालने लग पड़े। हमारे कुछ लोग थे कि जी शाहीन शाह अफरीदी जी लॉबिंग के पीछे हैं, लॉबिंग के पीछे हैं बाबर आजम आने की। तो ये एक इंसानी साइकी है ना, कि कल को मेरे दिमाग में मैं बैठा हुआ यहाँ पर, मेरे दिमाग में होगा कि यार ये शाहीन शाह अफरीदी ने मेरे साथ कहीं किया तो नहीं है, शाहीन के दिमाग में होगा मैंने नहीं किया, इसको मैं कैसे इसके दिमाग से चीज निकालूं। तो डिस्टर्बेंस पैदा करती है ये चीजें, मामला जो से। तो इसलिए आपकी टीम की जो सी ट्रैक रिकॉर्ड, लेकिन बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, आपको पता है कि बाबर ने जिस तरह से कोहली को कहा था दिस टू शैल पास, तो हम भी बाबर को ये कह देते हैं कि दिस टू शैल पास। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन से। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गदागरी के हवाले से, जो कि बाकायदा एक पेशा बन चुका है और ये मुनज़्ज़िम गिरोह की सूरत में काम करते हमें दिखाई देते हैं। इस मकरूह धंधे में बहुत सारे लोग मुलव्विस होते हैं और अब एक जो खबर सामने आई है जी, वो वैसे बड़ी हैरानकुन है, बहुत ही हैरानकुन है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते हमने उसकी डिटेल्स पढ़ी, तो हम वाकई मतलब कि सच में ऐसा हो रहा है। हुआ है कुछ यूं है कि एक पुलिस एहलकार के जिसका नाम मुस्तकीम खालिद था, वो 7 साल पहले लापता हुआ और उसका कुछ पता नहीं चल रहा था कि जनाब वो गए किधर हैं। महकमे पुलिस ने इस बारे में काफी एक लंबे अरसे तक जो है ना वो तफ्तीश की है, इन्वेस्टिगेशन शुरू की और गैर हाजिरी की बुनियाद पर उसे मुलाजमत से निकाल भी दिया। लेकिन अब वो रावलपिंडी के थाना सिविल लाइंस के इलाके से लापता होने वाला साबिक पुलिस एहलकार मिल चुका है और पुलिस एहलकार एक जगह से भीख मांगते हुए मिला है और ये इंकशाफ हुआ है कि गदागरी में मुलव्विस मुनज़्ज़िम गैंग उससे तशद्दुद का निशाना बनाकर भीख मांगने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, और ये जो मनाज़िर, जो तस्वीर, जो फुटेजेस इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी पुलिस ऑफिसर की हैं जिसे इस ये जो गैंग है उन्होंने किस तरह से उसकी हालत बना दी है और भीख मांगने पर उसको मजबूर कर दिया है। और बड़ी मेरे ख्याल है पहली बार ऐसा हुआ होगा कि स्टोरी इस तरह की को मंजर आम पर आई है, इतनी चौंका देने वाली है कि हमारे कैमरामैन ने अपना कैमरा छोड़कर पीसी उसकी पीजीएम के ऊपर आकर देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वाकया कब और कैसे पेश आया है, इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी हम लेते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से हम मजीद जानेंगे ये वाकया कब और कैसे पेश आया है। इस हवाले से हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, तकरीबन 2016 में जो है मुस्तकीम खालिद जो है यहाँ से गायब हो गया था और सूरत हाल कुछ यूं है कि जब ये रावलपिंडी पुलिस में मुलाजिम था तो उस वक्त इसकी ज़हनी हालत कुछ बेहतर नहीं थी और इसी बिना पर उसने पुलिस से अलहदगी इख्तियार की थी। ताहम 2016 में वो अपने घर से गायब हो गया था, जिसके बाद से मुसलसल वो गायब रहा। उसकी वालदा ने उसकी तलाश जारी रखी और 2 रोज कबल जो है अचानक रावलपिंडी में उसकी वालदा जब अपने एक भांजे के साथ एक अजीजा के घर जा रही थी तो उसने रोड पे देखा कि मुस्तकीम खालिद जो है वो भीख मांगते हुए दिखाई दिया, जबकि उसके करीब 3 खवातीन भी मौजूद थीं। और जो ही उसने अपने बेटे को देखा और वो जज्बाती हो गई और उसने फौरन जाके उसको अपने गले लगाया और इसी दौरान वो खवातीन आ गई और वहां पर उनका एक मर्द भी पहुंच गया और उन्होंने ये सूरत हाल देखते हुए पहले तो उन्हें ज़दोकोब करने की कोशिश की और कोशिश की कि वो मुस्तकीम को लेकर यहाँ से गायब हो जाएं, लेकिन वावेला करने पर लोग भी इकट्ठे हो गए। जबकि ये सूरत हाल देखते हुए जो है वहां से उन्होंने भागने की कोशिश की, जबकि 3 खवातीन को पुलिस ने जो है गिरफ्तार
गिरफ्तार कर लिया था उसी वक्त जबकि 2 मुल्जमान मौका से फरार हो गए थे। और यहाँ हैरत अंगेज बात यह है कि अगले ही रोज जो है मरकजी किरदार वाहिद नाम का है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और उसी की 2 बहनें जो गुज़िश्ता रोज 3 खवातीन गिरफ्तार हुई थी, वो 2 बहनें भी वाहिद ही की थी और वो भी इसमें मुलव्वस थी। और ये सेंट्रल सिंध से ताल्लुक रखने वाला ग्रोह था जो मुनज़्ज़म अंदाज में गदागरी के जो है मकरू धंधे में मुलव्वस था। और पुलिस ने गुज़श्ता रोज जो है इन चारों मुल्ज़मान को मुकामी अदालत में पेश किया था, जहां पर उनका रिमांड 7 रोजा डिमांड किया गया था, लेकिन अदालत ने जो है तीनों खवातीन को जुडिशल करके 14 रोज के लिए अडयाला जेल भिजवा दिया, जबकि जो मरकजी मुल्ज़म वाहिद था उसको जो है 1 रोजा रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। और आज 1 रोज का रिमांड। ये बताइएगा कि गदा गिरोह के जो गिरोह है उससे मुतालिक मजीद इंकशाफात क्या सामने आए हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक खालिद मुस्तकीम जो है ये एक शख्स नहीं है, मुस्तकीम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिन्हें भिखारी बनाने पर मजबूर किया गया हो और उनके मुस्तकबिल को इंतहाई ताबनाक बना दिया गया हो। जी बिल्कुल ऐसे ही इंकशाफात की तवक्को की जा रही है, लेकिन पुलिस जो है इस हवाले से बताने से फिलहाल वो माजूरी कर रही है। और उनका कहना है कि अगर तफ्तीश के हवाले से कोई चीजें ऐसी सामने आई तो मुमकिन है कि जो दीगर किरदार हैं वो गायब हो सकते हैं, इसलिए जो है तमाम मालूमात को फिल वक्त जो है खुफिया रखा जा रहा है। और यही तवक्को की जा रही है कि काफी ज्यादा इस हवाले से जो है पेशरफ्त सामने आएगी, मुतासरीन भी सामने आ सकते हैं और ग्रोह के दीगर जो लोग हैं हो सकता है वो दीगर शहरों में भी इस किस्म के धंधे में मुलव्वस हों। तो इसलिए पुलिस जो है बड़े मोहतात अंदाज में जो है तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। आज 1 रोज का रिमांड मुकम्मल होने पर जो है मुल्ज़म वाहिद को दोबारा जो है अदालत में पेश किया जाएगा और मुमकिन यही है कि मजीद डिमांड की जाएगी कि उसका रिमांड दिया जाए और अदालत इस हवाले से क्या फैसला करती है। ताहम मुस्तकीम खालिद जो है ज़हनी तौर पे मजबूर था, लेकिन जब इस गिरोह ने उसको उठाया तो उस पर तशद्दुद किया, जिस्मानी तशद्दुद के नतीजे में उसके पाँव और टांगों को जो है माजूर किया गया, जिसके नतीजे में वो अब सही तरह से चल भी नहीं पा सकता। और वो जब भीख मांगता था तो उस दौरान जो है ये गिरोह के लोग जो हैं खुसूसन खवातीन उसकी निगरानी भी करती थी और दीगर जो किरदार हैं उनके हवाले से भी तवक्को की जा रही है। लेकिन अभी यही कहा जा रहा है कि जब तक तफ्तीश का अमल मुकम्मल नहीं होगा मजीद अहम इंकशाफात। खालिद अभी ये भी बताइएगा मुस्तकीम का अभी इलाज किया जा रहा है? मुस्तकीम को जो है उससे अगले रोज ही जो है उसके गांव, ये बताते चले कि रावलपिंडी की तहसील है कलर सईदा, वहां का नवाई इलाका है, वहां पर वो रहाइश पजीर है। उसकी वालदा फिल वक्त तो उसे लेके चली गई है, माजूरी की हालत है, लेकिन ताम ऐसे कोई जख्म या कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि वो इस हवाले से काम करेंगे। और ये भी मालूम हुआ है कि जब ये उन्हें गाँव रवाना किया गया है तो रावलपिंडी पुलिस के आला अफसर ने उन्हें जो है माली मदद भी फराहम की है और ट्रांसपोर्ट भी दी है, जिसके बाद उन्हें उनके गांव तक पहुंचाया गया है। बहरहाल ये तमाम सूरत हाल है और कहा जा सकता है कि ये एक मुनज़्ज़म गदागरी का गिरोह है जो बड़े खौफनाक अंदाज में बड़ी दीदा दलेरी के साथ जो है रावलपिंडी जैसे शहर में काम कर रहा था। और एक साबिक पुलिस एहलकार जो ज़हनी माजूर तो हो चुका था लेकिन उसे जिस्मानी माजूर भी कर दिया गया, और ये बड़ी एक खतरनाक और खौफनाक सूरत हाल है। और आप देखते हैं कि शाहराहों पर अमूमन आपको बच्चे भी दिखाई देते हैं, ऐसे कई लोग दिखाई देते हैं। तो इस वाक़े के बाद मैं समझता हूँ कि पुलिस अफसरान को ये हिकमत अमली अपनानी होगी कि वो ऐसी शहर भर में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको सर्चिंग करें, उनके बारे में छानबीन करें। मुमकिन है कि इसी तरह के और भी किरदार आपको इस माशरे में मिल सकें। ये तमाम सूरत हाल है और मुस्तकीम खालिद जो है एक किरदार है जो इस गिरोह के। अच्छा खालिद ये बताएगा, इससे पहले भी इस किस्म के बहुत से केसेस मंजर आम पर आते रहे। मैं एक पुलिस ऑफिसर की भिखारी बनने के हवाले से तो बात नहीं कर रही, लेकिन हमने देखा है कि जो ये मुनज़्ज़म गिरोह जिस तरीके से काम करते हैं, माजी में क्या मिसालें सामने आई हैं, क्या क्या केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे? क्योंकि हमने देखा है कि अदम सबूत ना होने के बायस भी जो लोग हैं वो छुट जाते हैं। ऐसे शवाहिद मौजूद होना बहुत जरूरी है कि जिसके बाद हम देखें कि लोग सलाखों के पीछे हों। जी बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है। माजी में भी कुछ इस तरह का वाकयात सामने आए थे और कुछ अर्सा कबल भी रावलपिंडी में एक वाकया सामने आया था जब एक गिरोह को एक इलाके से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जो दिफात लगाई जाती हैं वो किस नवीयत की होती हैं और अदालत में जाने के बाद उनके साथ क्या होता है। और अगर 2-3 साल या 4 साल किसी को सजा हो भी जाती है तो बाहर आने के बाद उनके दीगर जो लोग हैं वो तो पहले से ही मुलव्वस होते हैं, लेकिन जब आने के बाद भी वो इस किस्म की एक्टिविटीज को दूसरे
इलाकों में जाके या दूसरे शहरों में जाकर शुरू कर देते हैं। तो यकीनन इसके लिए एक मौसर जो है पॉलिसी बनानी होगी, हिकमत अमली बनानी होगी, और ये इंतजामिया का ही काम है, पुलिस का काम है कि वो इस किस्म की जितनी खुलेआम एक्टिविटीज हो रही हैं गदागरी के खुसूसन हवाले से, तो कम से कम उसकी छानबीन जरूर होनी चाहिए। खुसूसन ऐसे शीरख्वार बच्चों को हम, और आप देखते होंगे कि शाहराहों पर उन्हें जो है खवातीन उठाकर भीख मांग रही होती हैं, तो कम से कम मालूम होना चाहिए कि आया ये उन्हीं के बच्चे हैं या किसी जगह से उन्होंने इनको अगवा करके इस धंधे में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी संगीन माशरे की सूरत हाल है, जिसके लिए जरूरी है कि एक मौसर किस्म की हिकमत अमली बनाई जाए और बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर जो है छानबीन की जाए इर्द गिर्द इतराफ में जितने ऐसे किरदार घूमते फिरते हैं, ताकि ये वाज़ेह हो सके कि किसी का मासूम बच्चा या किसी का कोई ऐसा। खालिद चौधरी हमें इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे, और शायद पुलिस को अब होश आ जाए कि जब उनका अपना एक एहलकार से वहां पर माजूर भी बना दिया गया और उससे भीख मंगवाई जाती रही और कितने साल तक वो मंजर आम से गायब रहा है, तो शायद अब पुलिस इन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करे, क्योंकि सड़कों पर, चौराहों पर हम देख रहे हैं कि लोग खुलेआम फिर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, इसमें अगर इंतजामिया हरकत में नहीं आ रही है ना, तो आप एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें आप अपने इर्द गिर्द, क्योंकि इतने बाशऊर हमारे नौजवान हो चुके हैं, हमारे इर्द गिर्द जो मर्द हजरात हैं वो भी जान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि सामने वाला किस मुसीबत में किस में नहीं है। क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ भी लिबर्टी की तरफ में जा रही थी, मैं उन्हें उस रोज भी जिक्र किया था कि लिबर्टी में फकीर बहुत बड़ी तादाद में है, और वहां पर लोग अगर सॉक्स बेच रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, और ऐसे में अब पैसे मांगने की हद तक इतनी बुरी होगी अनवार कि उन्होंने ये कहा मेरी वालदा का कफन मुझे खरीदना है। अब ये मुआशरा इतना भी बेहस नहीं है कि किसी की वालदा जो है वो इंतकाल कर चुकी हो, और ऐसे में अगर किसी के लिए कफन नहीं है तो कोई भी इस कार खैर में हिस्सा डालकर किसी के लिए वो कफन तक ना खरीद सके। तो इस किस्म की जो हरकतें आप लोगों के सामने होती है ना, प्लीज इनसे खुद भी बचें और कोशिश करें कि अगर वो इंतजामिया तो सोई भी है ना, उसको जगाने की, गार्ड्स को जगाने की खुद से आप ये इस मामले को देख लें, क्योंकि थोड़ी देर से पहले हम देख रहे थे कि सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया था कि अगर कोई शख्स कमाने के लिए बाहर निकलता है तो वो कितने पैसे एक दिन में कमा सकता है। तो वो जो एक कमाई थी वो 1500 रुपए की थी, लेकिन उसी शख्स को जब अगले रोज भेजा गया फकीर के हुलिये में गदागर बना के भेजा गया तो वो 5000 रुपए एक दिन के कमा कर वापस आया था। तो बीइंग अ सोसाइटी हम सबकी जिम्मेदारी है कि फिर हम इन तमाम लोगों की हौसला शिकनी भी करें जिन पर एटलीस्ट हमें डाउट हो कि ये सिर्फ कारोबार कर रहे हैं और ये एक माफिया बनकर इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं, और अगर आप इन्हें पैसे नहीं देते हैं फिर ये आपसे बदतमीजी भी करते हैं, आपको बद्दुआएं भी देते हैं। ऐसे ही है अनवर, जहां पर मामला खुदा खौफी का आ जाए ना कि आप ये सोचे कि नहीं अगर हमने ऐसा अमल किया या हमने डांट दिया या हमने किसी की शिकायत लगा दी तो अल्लाह ताला हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो यकीन जानिए आपके इर्द गिर्द, आपके आस पड़ोस में बहुत से सफेद पोश लोग हैं जो आपसे मांगते नहीं है लेकिन उनकी जरूरत होती है। आप देखिए कि आपके खानदान में कोई बेवा है, कोई यतीम बच्चे हैं, ठीक है, कोई आपका दोस्त है जो कि कस्म पुरसी की हालत या जिंदगी गुजार है, तो उन लोगों को हेल्प आउट कीजिए, ना कि ऐसे लोगों को हेल्प कीजिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड। वंस अगेन जनाब, तो हाल ही में हमारे जो पड़ोसी मुल्क भारत है वहां पे एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है एनिमल, और देखा हमने कि देखते ही देखते ये जो फिल्म है इसने बड़े पर्दे पर बहुत कामयाबी समेटी है और सोशल मीडिया पर भी इसकी खासी धूम है, और कुछ रील्स और कुछ डायलॉग्स और कुछ म्यूजिक तो इतना वायरल हो रहा है कि हर किसी की कोशिश होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, और आप उसको देखते हुए थकते भी नहीं है। अब इस फिल्म में एक किरदार है जो कि इंडियन अदाकार बॉबी देओल के साथ हमें नजर आया, वो है सफीना शाह। सफीना शाह का ताल्लुक जो है वो माशाल्लाह पाकिस्तान से भी है, क्योंकि यूं उनकी फिल्म ने कामयाबी बहुत ज्यादा हासिल की और सफीना शाह मिस पाकिस्तान का ताज भी अपने सर पर रख चुकी हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो साल है उनके लिए माशाल्लाह बहुत ही बड़ा होने जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही यादगार साबित होने जा रहा है। बिल्कुल, और बहुत ही टैलेंटेड अदाकारा भी हैं, वन एंड ओनली सफीना शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अब मजीद बात करते हैं। सफीना, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। कैसी? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद, आपकी फिल्म के लिए जबरदस्त आपने एक्टिंग की है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे फिल्म के हवाले से, अब कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी सक्सेस है? हाँ
जी alhamdulillah, it is true, this 2023 has been a wonderful year मेरे लिए alhamdulillah. And actually तो the opportunity came to me, there's an agent in UK, उन्होंने मुझे offer दिया, like they said, you know, आप audition ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल मैं interested हूँ, तो alhamdulillah role मिली, हमने shoot किया UK में April में, and it was such an amazing experience. मैं believe नहीं करती थी that actually मैं काम करूँगी बॉबी डील के साथ. मैंने actually काम किया रणबीर कपूर के साथ as well. तो दोनों आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया scenes में मूवी में. लेकिन मैंने थोड़े से फ्रेंड्स को बताया, हाँ मैंने काम working on a movie बॉबी डील के साथ. लेकिन जब वो मूवी आई, like I didn't tell my friends. They were like, Animal के काम किया उस मूवी. हाँ मैंने they're like, no, you never told me it was Animal. I said, oh, I don't know, you know, like, so alhamdulillah, it's been a big blockbuster, and मैं appreciate करती हूँ लोगों उनको मुझे recognize करती हूँ और they respect me for my role, तो I'm happy about this. अच्छा माशाल्लाह, हमने ये देखा है कि इस मूवी के दो बड़े ही इंपॉर्टेंट किरदार हैं, एक रणबीर कपूर खुद और दूसरे बॉबी देओल. बॉबी देओल के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतना शानदार कमबैक करेंगे, और फिर जिस तरीके से आप उनके साथ किरदार निभाती हुई नजर आई हैं, आपने खुद भी एक्सपेक्ट किया था कि ये इतना मास्टर ब्लास्टर हो जाएगा आपके लिए? खुद आपका बॉबी देओल के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है काम करने का? तो मैं बिलीव नहीं करती that actually it will be this big of a blockbuster, you know. मैं सिर्फ सोच रही थी, मेरा काम है, मैं एक्ट्रेस हूँ, है ना, तो मैं सोच रही थी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास you know रोल है बॉबी देओल के साथ और रणबीर कपूर के साथ, तो I was happy about this. लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. वो बहुत humble है, like I appreciate क्योंकि obviously वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है ना, I'm just new, so they don't treat you like differently. He's like okay ये हमारे ठीक है हम ये करेंगे, okay ठीक है चलो let's go. तो he was very nice, Bobby Deol, and there's a scene, you know, we had a few laughs and jokes and things, लेकिन very humble, very kind, and रणबीर कपूर वो भी बहुत we made a few jokes as well क्योंकि वो scene उनके साथ वो बहुत intense था, and one of the girls says a word to him and tells him off each. जब हमने action किया each scene हमने like every time we shot a scene she said a different word to him. कोई गाली दिया उनको, you know. एक दफा she's like I'm so sorry मैंने ये कहा, you know, and the Rebecca was like नहीं कोई बात नहीं, आपने कहा जो आपने feel करती थी. तो it was funny, like he just said you just said the truth. लेकिन शफी ने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो बॉबी देओल की एंट्री वाला एक सीन है वो हमने देखा, वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो गाना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड था उस वक्त जब वो आप वो जो सीन है वो फिल्माया जा रहा था? I didn't expect anything. मैं सोच भी नहीं सकती actually, like how big is this going to be, because वो हमने शूट किया अप्रैल में, उसके बाद I was focusing इस pageant के लिए, तो मैंने अप्लाई किया pageant के लिए, तो and then इतने जल्दी से मैंने ये टाइटल मिली, तो मैं बहुत बिजी थी उसमें, मैं थोड़ी सी I didn't forget about the movie क्योंकि लेकिन I was busy with this, है ना, Miss Pakistan World. Then उसके बाद वो कह रहे थे हाँ the movie is coming out in August. Then तो डिले बार डिले हुआ, तो मैंने बिजी थी मेरी अपनी जिंदगी में और इंटरव्यूज एंड मेरी दूसरी काम भी है चैरिटी वर्क, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन December 1st happened, and then मेरे फॉलोअर्स एक दिन में उठ गई, I said इंस्टाग्राम पर I was like followers are gone up, okay ठीक है. दूसरी दिन 2 घंटे के बाद 3 घंटे बाद हर like for like 5 days every day my followers went up 10,000. And मैंने notice की follow 20 people in 1 minute were following me. Oh wow. I was like wow, and everyone telling me the movie is a big blockbuster. तो मैं नहीं करती this will happen in my life right now, लेकिन I'm so grateful. तो it's I got lucky. just hope कि इंशाल्लाह आगे भी आपको बहुत काम मिले इंडस्ट्री में, जितना अच्छा माशाल्लाह आपने काम किया है, लेकिन आगे क्या इरादा रखती हैं आप, किस तरफ जाने का है, बॉलीवुड को ही कंटिन्यू करना है, व्हाट इज इन योर माइंड? तो there was actually the first AD on set, and she stopped me and she said, listen, you need to go work in the movies, like in Bollywood, and like she was saying your audition was good, so maybe शायद मेरे पास opportunities हैं वहाँ, लेकिन obviously I'm thinking शायद मेरे पास opportunities है पाकिस्तान में, लेकिन अभी I am working on some pageants क्योंकि ये टाइटल है मेरे पास 1 साल के लिए ना, तो the next thing that I have is next weekend I'm flying to Colombia
एक पैजेंट है मिस ग्लोबल, तो मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगी एज मिस पाकिस्तान ग्लोबल इंशाल्लाह। एंड उसके बाद दूसरी पैजेंट भी है मिस यूनिवर्सल पाकिस्तान, तो आई एम गोइंग एज मिस पाकिस्तान टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान देयर। एंड थोड़े से मूवी प्रोजेक्ट्स यहाँ भी है, लेकिन डिपेंड करते हैं मेरे क्या है। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, यू नेवर नो। One day you could be normal and next minute you're Miss Pakistan and next minute you're in a big blockbuster. So अच्छा, ये जो जिस सॉन्ग की एंट्री में हम लोग देखते हैं बॉबी देओल को, आपको वो गाना गुनगुनाना आता है? क्योंकि हमें तो कुछ समझ नहीं आती, सिर्फ मजा आता है सुनते हैं। आपको थोड़ा बहुत गुनगुनाता आता है वो गाना? और वो लैंग्वेज क्या है? जमाल कद्दू। तो मैंने चेक किया वो जो, क्योंकि जब आप मैंने मूवी देखी यूके में तो टाइटल्स वहां था, यू नो व्हेन दे वर सिंगिंग। अभी आई डोंट नो एग्जैक्ट, लेकिन टाइटल्स है, मे बी आई विल पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन इट्स अ नाइस हैप्पी सॉन्ग और वो जुबान फारसी है। अच्छा, तो इट्स एन ओल्ड सॉन्ग, उन्होंने दोबारा लाइक they made it more, you know, 2023 like. So it's actually a version song, Farsi song. ठीक है शफीना, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस फिर कैसा रहा बॉलीवुड में काम करने का? बहुत यहाँ बहुत अमेजिंग था। वो यू नो everyone is so respectful, वो आपको respect देते हैं, तो this is ये बहुत important चीज है। and आप feel करते हैं हाँ like they respect you the same as the other artist, you know, क्योंकि हम we're small artists and they're big artists, लेकिन हमारे पास ट्रेलर था and the spot boys, you know, मैम आपको ये चाहिए तो कोई चीज चाहिए आप just ask me। तो it was a very good experience। मैं बहुत appreciate करती हूँ, इंशाल्लाह और काम करूंगी, आएंगे इंशाल्लाह। तो जिस तरह रातों रात आपको सक्सेस मिली है, आपने खुद ही कहा कि जब आपने अपना इंस्टाग्राम देखा 5 दिन तक जो फॉलोअर्स थे वो बढ़ते जा रहे थे, ऑब्वियसली अब और ज्यादा लोग अब आपको जानने लगे हैं। तो जो आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, आपके जो फैमिली में लोग हैं, वो अब किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? वो जो सुपरस्टार वाली एक फीलिंग है वो अब आ रही है? एक्चुअली मेरी so my family वो खुश है मेरे लिए। and मेरी बहन actually she had more belief in me. She's like, Shafina, you're going to be like so known. And I just laughed. I was like, you're so funny, you know, like your sister said something to you, like whatever. लेकिन शायद उन्होंने कुछ देखा, like she saw something in me, and my friends are proud. मेरी सारी सहेली, they're like, mashallah, so happy for you. बहुत सारी messages आती है ना, like they're shocked, लेकिन वो बहुत खुश है मेरे लिए। and they said, you know, please, I hope that you have more roles, and inshallah, you know, वो बहुत खुश है मेरे लिए। तो that's the best thing I think for me, that they're supportive and वो they're happy for me. This is the main thing. फिल्म में तो जहां पर हमने आपको देखा वो तो एक शादी का सीन है जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। पर्सनल लाइफ में आप क्या सोचती हैं? शादी अभी करनी है या करियर पर पहले फोकस रखना है? और कितना इंपॉर्टेंट समझती हैं आप इस खूबसूरत एहसास को, इस रिश्ते को एक किसी भी औरत के लिए? Okay, so अभी मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, and मेरी फोकस मेरी करियर है अभी, like क्योंकि अभी ये मेरा टाइम है करियर, तो मैं I'm just focusing on this. हाँ, एक दिन inshallah, you know, we would like to have a family, or you know, it's important. I think relationships are important. Having family life, you know, having children, inshallah. I think this is a beautiful feeling, and actually, I think this is the most best thing. Obviously, I don't have any children or anything like this, but I think this is one of my next goals, लेकिन अभी नहीं। तो ये जो आपने बताया ना कि करंटली आप सिंगल हैं, तो बहुत से लड़के खुश हो गए होंगे। ठीक है। अच्छा, जिस तरह इस साल मिस पाकिस्तान का जो पेजेंट है वो अब आपके पास है, पाकिस्तान भी अब इन तमाम आलमी मुकाबलों में हिस्सा लग रहा है, तो ले रहा है, तो फिर कैसा फील करती हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए? I feel honored. ये इजाज़ की बात है मेरे लिए, लाइक मैं बिलीव नहीं करती मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। थोड़े से प्रेशर फील करती हूँ, यू नो, आई हैव टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, लेकिन आई फील प्राउड, एंड मुझे सिर्फ ये चाहिए पाकिस्तान को सपोर्ट, और यू हैव टू वोट फॉर मी एज वेल व्हेन आई जॉइन द पेजेंट्स, प्लीज। अच्छा शफीना, हमने देखा कि किंग खान, शाहरुख खान के साथ भी आपके डिनर की कुछ फोटोज हैं, कुछ वीडियोस हैं, तो आपका उनसे भी मिलने का इत्तेफाक रहा है। पाकिस्तान भी उन्हें बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपकी मीटिंग कैसी रही? क्या देखा आपने? एक स्टारडम क्या होता है? तो शाहरुख खान उस टाइम हमने एडवर्ट किया उनके साथ,
एक बैंक्वेट हॉल, तो वो एडवर्ट था, वो तस्वीर हमने डिनर किया उनके साथ, एंड दैट वाज फ्रॉम द एडवर्ट। मैं सोच रही थी ये बहुत लाइक ऑब्वियसली दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। शाहरुख खान, पूरी उनकी सारी फिल्म देखी थी जब मैं छोटी थी, एंड आई वाज लाइक वाओ आई एम वर्किंग खान, तो मैं ऐसे फील करती थी। लेकिन जब वो मेरे साथ में लाइक ही वाज विद मी, आई वाज लाइक दिस, my heart was beating so fast. Bahar se I was like, oh hi, yes, like talking like this. Like, I was so nervous. Like, वो बहुत humble था as well. Like, he was amazing. He just asked me like, आप कैसे हैं और आप बॉलीवुड को पसंद करते हो और किसके गाना को पसंद करते हो? Like थोड़े से बात कर to make us feel comfortable, I think. But it was a amazing experience. Again, मैं believe नहीं करती थी that this would happen in my life, and I'm just grateful ये सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए। ठीक है, तो जो आपके अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बताइएगा। बॉलीवुड से जो ऑफर्स हैं वो आने का सिलसिला कुछ शुरू हो चुका है, और अभी कोई लॉलीवुड से, पाकिस्तान से कोई ऑफर हुई अभी आपको? तो बॉलीवुड से ऑफर्स नहीं आए अभी तक, लेकिन आई हैव डन अ फ्यू प्रोजेक्ट्स। आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। Yeah, I think इंशाल्लाह definitely. लॉलीवुड में अभी तक नहीं, लेकिन एक्चुअली मेरे फोन पर बहुत सारी मैसेजेस आती थी इस 2 हफ्ते में, and I haven't looked at all of them. So there's too many messages, too many. वो मैसेजेस आपको जरूर चेक करने चाहिए ना, और मैसेजेस में कोई ऑफर हो शायद I'll check. बहुत सारे मैसेजेस आए honestly. तो जब आपने एनिमल मूवी को देखा है घर पर बैठकर या फैमिली के साथ, उस वक्त क्या फील थी? तो एक्चुअली हमने मूवी सिनेमा गई, मैंने भाई के साथ गई, एंड I wasn't sure, मैं श्योर नहीं थी लाइक कौन से सीन, क्योंकि कभी कभी होता है जब आप फिल्म करते हैं लाइक शूटिंग एंड स्टफ, एडिट में शायद वो कट करेंगे आपके सीन्स, ये भी होता है। तो इससे मैंने किसी को बताया नहीं हाँ मैंने ये काम किया, आई जस्ट केप्ट इट क्वाइट लाइक, एंड लेकिन वो सीन बहुत अपैरेंट है, हाँ मैं मूवी में हूँ, तो okay my scene not cut, so I felt happy, my brother was happy for me, and actually हम फिर जाएंगे मेरी दूसरी फैमिली के साथ, क्योंकि अभी तक उन्होंने नहीं देखी, तो सैटरडे हम दोबारा वॉच करेंगे मूवी, एंड मेरी पूरी फैमिली एक्साइटेड है। मेरे अम्मी she went as well, वो बहुत खुश है मेरे लिए, मेरी बहन भी खुश है, और they're telling everybody look my sister my like this, so they're happy, they're खुश, and I'm just I feel we are happy too, सफीना, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। We just hope कि 2023 तो खत्म होने जा रहा है, लेकिन 2024 भी आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस हो। बिल्कुल, और हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया सफीना आपके वक्त के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।